रिकॉर्डिंग मुझे जस्ट एक बार हाँ करो। हाँ सर, स्टार्ट हो गई। ओके सर, ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं आज का इकोनॉमिक्स क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद दिलाऊंगा कि हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पे बात कर रहे हैं, है ना। जो लोग लास्ट 2-4 क्लास कर चुके हो लाइव क्लास, दे मस्ट नो। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है सर? कंज्यूमर बिहेवियर, इसके ऊपर मैंने बेसिकली ये यूटिलिटी के ऊपर बेस करके ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिमांड का ही एक एप्लीकेशन एरिया। हम लोग जो इकोनॉमिक्स में क्या है सर, डिमांड सप्लाई का एरिया है। मैं एक बार आपको फटाफट बता देता हूँ, जिन्हें क्या है ना, कोई कोई है जिसको थोड़ा बताना पड़ता है। एक सेकेंड। ऐसे तो मैं बात करूंगा इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर पे बात तो करेंगे, बट ये कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअल में किस एरिया को कवर करता है? ये बेसिकली डिमांड को कवर करता है सर। बेसिकली ये डिमांड का एक एप्लीकेशन एरिया है। ठीक है, Just a second. वैसे इकोनॉमिक्स पे हम लोगों को ना मेन मेन क्या क्या पढ़ना है, डिमांड सप्लाई पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या जानना पड़ेगा सर? डिमांड सप्लाई जानना है, प्रोडक्शन कॉस्ट जानना है, एंड मार्केट जानना है। ठीक है, और बेसिक्स जानना है। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एरिया। बाकी जिन लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट आएगा तब उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे सीएस में थोड़ा सा है, सीए में न्यू सिलेबस में आ गया सर मैक्रो पार्ट, नेशनल इनकम एंड सीएमए में भी है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द मेन पार्ट, पहले उसको क्लियर कट समझो, फिर जाके नेशनल इनकम रिलेटेड मैटर में बात करेंगे सर, जिनका है उनके लिए वो। नाउ ये जो डिमांड एंड सप्लाई का एरिया है ना, इस डिमांड सप्लाई एरिया में ही मेनली बात चल रहा है, जिसमें स्पेशली डिमांड पे बात कर रहा हूँ मैं। और डिमांड पे किस पे बात कर रहा हूँ? कंज्यूमर बिहेवियर पे। नाउ ये जो कंज्यूमर बिहेवियर का एरिया है, ये एक्चुअली डिमांड का एक एप्लीकेशन एरिया है। ठीक है, तो जहां पर आप कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस में मार्केट डिमांड को एनालिसिस कर सकते हो। और इसका वैराइटीज वैराइटीज काइंड ऑफ क्या है ना, थ्योरी है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मार्केट में कुछ पॉपुलर थ्योरीज है जो पॉप माने एक जमाने में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने शेयर किया। जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, क्या नाम था उनका, भूल गए क्या? याद है? किसका किसका थ्योरी पढ़े थे लास्ट क्लास में? थ्योरी माने एक प्रॉपर क्या बोलेंगे उसको, कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको ये समझा जा रहा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होने पड़ से सबको याद आ रहा है क्या? तुषार, सोमनाथ, बोलो सर। हाँ सर। यस सर। थैंक यू सर। तो जैसे कि ये जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, ये बेसिकली एक यूटिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और यूटिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सबका जरूरत होता है। जरूरत अलग अलग टाइप का हो सकता है। बेसिक जरूरत हो सकता है, लग्जरी का जरूरत हो सकता है, कंफर्ट का जरूरत हो सकता है। जरूरत तो खत्म नहीं होगा। बेसिकली वांट्स, वांट से बिलोंग मतलब जनरेट होता है यूटिलिटी। ठीक है, ये सब मैंने पहले भी बात कर चुका सर। ठीक है, पहले आपका वांट्स जनरेट होगा, फिर आपका पहले वांट्स जनरेट होगा, फिर आपका यूटिलिटी जनरेट होगा। ओके, तो धीरे धीरे आपका यूटिलिटी जनरेट हो जाएगा। अब जैसे जैसे यूटिलिटी जनरेट होता जाएगा, उसके ऊपर बेस करके पूरा खेल है सर। ये पूरा खेल यूटिलिटी का है। ये जो पूरा इकोनॉमी का खेल देखते रहते हो ना, ये सारा खेल यूटिलिटी का है। यूटिलिटी नहीं रहेगा तो पूरा इकोनॉमिक्स एकदम खत्म हो जाएगा। इसके बिना क्या जीना यार, वो ऐसा बात हो जाएगा। मैंने यूटिलिटी के बिना कुछ नहीं है। यूटिलिटी वेराइटीज काइंड ऑफ हो सकता है। मैं आपको क्या बोला, आपका नेसेसिटी भी आपका यूटिलिटी है, आपका लग्जरी भी आपका यूटिलिटी है, आपका कंफर्ट भी आपका यूटिलिटी है। ठीक है, आपको भूख लगता है, आपका नेसेसिटी है भूख मिटाना, है ना, तो आप खाना खाओगे। अच्छा, आपको भूख मिटाने के लिए घर पे दाल रोटी भी खा सकते हो, भात दूध भात भी खा सकते हो। हाँ सर,
दूध भात भी खा सकते हो और हाँ, दाल सर। रोटी भी खा सकते हो, तो आपका नेसेसरी हो हाँ, गया ना। लेकिन अगर वही खाना आपको थोड़ा सा नजदीकी सर जोमेटो में ऑर्डर करके भी खा सकते हो। तो अगर आपको जोमेटो में ऑर्डर करके खाना खाना हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेसेसरी होगा कि कंफर्ट होगा? कंफर्ट होगा सर। एकदम सर, है ना। तो अगर आप जोमेटो स्विगी में खाना ऑर्डर करके खाना खाते हो, आपका कंफर्ट हो गया। लेकिन डाइन आउट समझते हो ना सर आपको, माने रेस्टोरेंट, ओके। कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट में जाके भी आप खाना खा सकते हो। तो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना क्या लगता है आपको, लग्जरी है कि नहीं? रेस्ट हाँ सर, भूख मिटाने के लिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। भूख मिटाने के लिए, आपको भूख लगा है तो रेस्टोरेंट जाने का क्या जरूरत है, घर में दाल दाल चावल खाओ, दाल रोटी खाओ, है ना। लेकिन वही खाना अगर आपको होटल में जाके खाना है, मतलब महंगा रेस्टोरेंट में जाके खाना है, जहाँ पर, या फिर 5 स्टार होटल में जाके खाना है, समथिंग लाइक दैट, तो आपका लग्जरी हो जाएगा। लेकिन जो भी है, चाहे वो नेसेसिटी का मैटर हो, चाहे आपका लग्जरी का मैटर हो, चाहे आपका कंफर्ट का मैटर हो, इंसान को चारों मतलब तीनों चीज का हम लोगों को ना जरूरत पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है। सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक, हर इंसान की जिंदगी में अपना अपना, ठीक है, सबका अपना अपना है। ऐसा नहीं कि लग्जरी लाइफ सिर्फ रिच लोग ही जीते हैं, नहीं सर। सबके अपने पॉकेट के हिसाब से ये हिसाब होता है कि किसके लिए क्या लग्जरी है। जिसका फैमिली रिक्शा टान के चलता है, मानो जैसे कोलकाता में साइकिल रिक्शा चलता है, ठेला रिक्शा चलता है ना, वैन वाला, ट्रॉली वाला, वो भी लग्जरी करता है, ठीक है, उनका भी अपना लग्जरी है। तो ऐसा नहीं है कि, जो भी है सबका फैमिली में अपना अपना हिसाब होता है। ऐसा नहीं कि लग्जरी मैंने सिर्फ बड़ा आदमी लग्जरी कर सकता है, नहीं सर, इट्स नॉट लाइक दैट। लग्जरी कोई भी कर सकता है, ओके। अब कहने का मतलब ऐसा है कि ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वापस याद दिला रहा हूँ कि ये पूरा खेल यूटिलिटी पे है। अब यूटिलिटी क्या है? पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी और कुछ भी नहीं सर, ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करता है यूटिलिटी। ये पहले भी हुआ है, मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आज एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करा रहा हूँ। यूटिलिटी इज व्हाट? इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी और कुछ भी नहीं, ह्यूमन वांट्स को कंप्लीट लेवल में सेटिस्फाई करने का एक पैटर्न है, जिसे यूटिलिटी कहते हैं, जिसे प्यार से क्या कहते हैं सर? यूटिलिटी, ठीक है। अब ये हो गया सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन अगर कंप्लीट होता है तो आप मानोगे कि आपका यूटिलिटी हुआ है, अदरवाइज वो यूटिलिटी नहीं। अब यूटिलिटी में 3-4 इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक हो गया टोटल यूटिलिटी, दूसरा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि ये मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है सर, कि हर चीज का यूटिलिटी यूज करते करते कम होता है, एक्सेप्शनल सिचुएशन छोड़ के। किसी को भूख लगता है तो पहला जो खाने का जो, क्या बोलते हैं उसको, ग्रास लेते हैं ना, ठीक है, क्या बोलेंगे सर, माने जब आपको भूख लगता है, जस्ट इमेजिन भूख लगने के बाद जब पहला, मतलब खाने का जो अमाउंट आप मुंह में डालते हो, निवाला। निवाला, हाँ निवाला, गुड वर्ड सर, ठीक है। बंगाली में हम लोग बोलते हैं ग्रास, ठीक है। सो निवाला, तो ये जो निवाला हो गया या ग्रास हो गया, जो भी है, ये इसका सेटिस्फेक्शन लेवल सोचो। जब पेट में चूहा दौड़ता है, भूख लगता है, ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी दे दो, खा लेते हैं। तो वो पहला खाने का जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन लास्ट जो आपका निवाला होता है, उसमें क्या लगता है? बहुत खा लिया भाई, और मत दो। ये सर नो, है ना सर? आप समझ रहे हो मैं क्या बोला? दिस इज एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी। इन सिंपल, अगर किसी को मार्जिनल यूटिलिटी समझाना है, ऐसे समझा सकते हो। ठीक है, वो 3 इडियट्स में आमिर खान समझाया था ना, ठीक है। फैन देख के बोले मशीन है, ठीक है, तो फैन घूम रहा है, मशीन है, बहुत सारा चीज वो एग्जांपल दे रहा था। इन सिंपल यही है। अब
बढ़ा के बोलो तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन सिंपल वही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपका हर प्रोडक्ट के पीछे यूटिलिटी कंज्यूमर का कम होता है, इसलिए कंज्यूमर कम पे करना चाहता है और दुकानदार भी उससे कम अमाउंट डिमांड करते हैं, लेकिन उसका बल्क में सेल बढ़ता है, इसलिए वो ज्यादा अमाउंट उसको सेल करने का सोचते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके सर, यहाँ पर ना दो थ्योरी है। ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है ना, इसमें दो थ्योरी होता है। एक का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरे का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी। एक थ्योरी का नाम है कार्डिनलिटी, मैंने जो नंबर के थ्रू से सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करता है। तो ये चीज मैंने लास्ट दिन आपको समझाया था, बहुत प्यार से आप लोगों के साथ बातचीत हुआ था सर। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो कि अल्फ्रेड मर्सल सर का है, बहुत पुराना बात है सर। अल्फ्रेड मर्सल सर कोई आज का बंदा नहीं है, 1800 समथिंग इस जमाने का बात है, जब मर्सल सर ने ये थ्योरी अपनाया था और लोगों को बताया था, दुनिया में इसको समझाया था, मैंने जो बेसिकली प्रूव है, ठीक है, करंट मॉडर्न वर्ल्ड में। तो मॉडर्न वर्ल्ड में, लेकिन पुराने जमाने में बहुत कुछ था सर। इंडिया का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग था। इंडिया के चाणक्य का नाम आप लोग सुने होंगे, आचार्य चाणक्य, उनका इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो बहुत पुराना बात है, अब उतना पुराना बात नहीं करूंगा मैं। तो मर्सल सर ने ये बात कार्डिनलिटी के ऊपर बातचीत किया था, जिसमें आप देख सकते हो कि हर चीज को न्यूमेरिकल टर्म में बताने का सोचते हैं सर। हर चीज को एक न्यूमेरिकल टर्म में बताने का सोचता है, न्यूमेरिकल टर्म कि भाई किसी चीज का यूटिलिटी कितना ज्यादा है कम है, उसको नंबरिंग करते हैं कि भाई इसमें इसको आउट ऑफ 10 देंगे, इसको 10 आउट ऑफ 8 देंगे। ऐसे हम लोग को आजकल रिव्यूज देने को बोलता है ना सर, हर कोई। मैं भी आप लोगों को कभी कभी बोलता हूँ सर थोड़ा रिव्यूज दे दो, ठीक है। तो ऐसे हर कोई जहां भी जाओ रिव्यूज, तो वहां पर आप रेटिंग देते हो 5 स्टार के, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 5, होता है कि नहीं होता है? हेलो, अरे यस सर। ये जो रिव्यू कॉन्सेप्ट है, ये रिव्यू कॉन्सेप्ट एक्चुअली कौन से यूटिलिटी के बारे में बात करता है, कार्डिनलिटी है कि ऑर्डिनलिटी है? मैंने रिव्यू कार्ड। कार्डिनलिटी, थैंक यू सर। अब अमेजन में कोई प्रोडक्ट सर्च करोगे, ठीक है, तो आप उसका रिव्यू चेक करोगे। अमेजन में कोई प्रोडक्ट सर्च करोगे, उसका रिव्यू चेक करोगे कि भाई से फॉर एग्जांपल कुछ भी लेना है, ठीक है, अब उसका रिव्यू देखोगे आप कि भाई देखो रिव्यू देखो, ठीक है। देखता है, लोग देखता है सर, ये सब ऐसा नहीं, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। ये देखो, इसमें 9344 रिव्यू पड़ा है, इसमें 54, इसमें 114। तो ज्यादातर केस में लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसका रिव्यू ज्यादा है वो अच्छा है, या फिर जिसको 5 स्टार प्रॉपरली मिला है वो अच्छा है ना। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर हुआ ना, और ये इम्पैक्ट करता है, हर बिजनेस में इम्पैक्ट करता है, हर प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट डालता है सर। डालता ही डालता है, क्या कर सकते हो आप, डालता है तो डालता है ना। तो यही तो इकोनॉमिक्स है। छोटा सा चीज है सर, समझ में आ गया ना, बड़ा से बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। और अगर समझ नहीं पाएगा ना, तो वो बड़ा से बड़ा एंटरप्रेन्योर छोटा हो जाएगा, छोटा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी, अब मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है। ये आज का न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको मुझे पुराना बात थोड़ा याद दिला रहा था। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है ना, इसमें हिक्स एंड एलन सर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हिक्स एंड एलन सर का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली सेटिस्फैक्शन के ऊपर बेस करके रैंक लेता है। ये भी रैंक देता है, बट वो नंबर पे करता है, ये सेटिस्फैक्शन बेस्ड करता है, न्यूमेरिकल टर्म्स पे नहीं। कैन नॉट बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ध्यान से सुनो सर, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चाय पसंद है तो किसी को कॉफी पसंद है ना। हमारे सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग, ऐसे इंडिया में ज्यादातर लोग चाय ही पसंद करता है, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स में देखोगे। पर आजकल का न्यू जनरेशन ना, मैं देखता हूँ जेन वाई या जेन एक्स जो भी बोलो आप, बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉफी ज्यादा पसंद करते हैं कॉम्पेयर टू टी। मैं देखता हूँ सर थोड़ा सा, स्पेशली द पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी एरिया, ठीक है, वो लोग कॉफी पसंद करते हैं, लेकिन बाकी लोग ज्यादातर टी में भी शिफ्ट है। अब इसमें भी कंपटीशन है। तो जो भी हो, किसी को 2 कप चाय पसंद है तो किसी को 1 कप कॉफी में ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि भाई 1 कप कॉफी हो गया, एकदम मजा आ गया। एक बार मुझे एयरपोर्ट में कॉफी खाने का जरूरत पड़ गया था सर, पीने का। और बंगाली लोग हर चीज को खा लेता है, वो छोड़ो सर।
एक कप कॉफी का मुझे दाम देना पड़ा था, दिल्ली एयरपोर्ट का बात है, 500 रुपीज, ऑलमोस्ट 500 ही होगा, 2017-18 का बात कर रहा हूँ सर। 500 टका का एक कप कॉफी, कॉफी पी के अच्छा लगा था, बट सीरियसली एक कप कॉफी के लिए 500 रुपीज देने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं था। एक कप कॉफी के लिए कौन 500 टका पे करता है, उसमें और से जीएसटी अलग से। तो मेरे को बहुत चुभा था सर। एक कप कॉफी पीना है, उसमें 500 टका पे करना है। अब एक्चुअली वो कॉफी का दाम थोड़ी ले रहा था, वो तो एयरपोर्ट का रेंट ले रहा था मेरे से। जो कॉफी, कुछ नाम था क्या, कैपेचिनो ऐसा कुछ बोलता है। तो जो भी हो, लेकिन वो कॉफी मेरे को बहुत सेटिस्फाई किया था। इतना नींद आ रहा था, एक्चुअली रात का फ्लाइट था, तो बहुत नींद आ रहा था और बहुत थके हुए थे, राजस्थान घूमने गए थे। तो मुझे एक कप कॉफी पी के जो मजा आया था ना, मेरे को लग रहा था कि ठीक है भाई, चाय से भी बेहतर लगा। लेकिन नॉर्मली मैं चाय लेता हूँ, नॉर्मली मैं चाय लेता हूँ ज्यादातर। कॉफी सिर्फ ठंड के टाइम पे कंज्यूम करता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन वहां उस दिन मेरे को कॉफी बड़ा अच्छा लगा था। 500 टका वो अलग बात है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, वन कप कॉफी भी आपको यूटिलिटी दे सकता है, ठीक है। तो किसी के लिए चाय, किसी के लिए कॉफी। तो हिक्स एंड एलन इस बात को ना बहुत क्लियर कट समझाने का कोशिश करता है कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। ये अगर दुकानदार समझ जाए तो बात बन जाए, है ना, बिजनेस चल जाए। बहुत सारा मैटर काम करता है सर। कस्टमर को क्या चाहिए ये अगर आपको समझ में आ जाए ना, बात बन जाता है सर। ये सब तो लास्ट दिन बोला था मैंने। अब ये हिक्स एंड एलन सर का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस माने दो कप चाह क्वांटिटी में दो ज्यादा है, वन कम है, बट फिर भी दोनों का सेटिस्फेक्शन अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे कि इंडिफरेंस बोलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड सर। अगर दो कप चाय इक्वल्स टू वन कप कॉफी है, तो अगर बाई नंबर देखो तो दो कप चाय माने दो दो कप ज्यादा, ज्यादा है टू क्वांटिटी में। वन कप कॉफी माने वन क्वांटिटी में। तो नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो दो मिल रहा है, वो तो एक मिल रहा है ना। लेकिन अगर दो कप चाय और वन कप कॉफी किसी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देता है ना, तो फिर हम बोलेंगे कि वो दोनों इंडिफरेंस है, दे आर नॉट डिफरेंट। हेलो, इंडिफरेंस बने जो डिफरेंट नहीं है। बात समझ गए सर आप। अगर टू कप टी इक्वल्स टू वन कप कॉफी है, दैट मीन्स भले ही वो दो कप चाय है, ये एक कप कॉफी है, पर फिर भी ये इनडिफरेंस है, इनमें डिफरेंस नहीं है। ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकता है। दिस इज हाउ दिस थ्योरी एक्चुअली बिल्ड। आपको मैं और भी आगे और भी चीजें बताऊंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये जो थ्योरी है, ये ऑल्टरनेटिव थ्योरी है, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का, अल्फ्रेड मर्सल सर का ऑल्टरनेटिव थ्योरी है। और इसे ज्यादा रियलिस्टिक भी माना जाता है आज के डेट में। और कंज्यूमर डिमांड को अगर किसी को समझना है, मार्केट में अगर किसी को अपना दुकान चलाना है, बिजनेस करना है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है सर, बहुत काम का चीज है। मैं बोल रहा ना, समझ गए तो जिंदगी बदल जाए। इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। कस्टमर क्या चाहता है। द कंज्यूमर प्रेफरेंस अप्रोच इज एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंस। अच्छा, जो लोग यहाँ पर, चलो लड़की हो या लड़का फर्क नहीं पड़ता, सबको आजकल नॉलेज है। सर आप लोग बुटीक समझते हो, बुटीक, स्पेशली कपड़ा का बुटीक। ऐसे बुटीक का मतलब होता है किसी भी चीज को फैंसी तरीके से बनाने को बुटीक कहते हैं। बट आप लोग ये बुटीक वर्ड सुने हो सर, नॉर्मली ये कपड़ा के साथ ज्यादा चलता है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर बुटीक नियर मी, तो ये मेरे को कपड़ा दुकान दिखाएगा, पर बुटीक रेस्टोरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, इसको और भी अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, बट इंग्लिश में इसको बुटीक ही कहते हैं। ये फ्रेंच वर्ड है बुटीक, ठीक है। जो भी हो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं बुटीक लिखा, मेरे को कपड़ा दुकान दिखाएगा। सीरियसली सर, मेरे को कपड़ा दुकान दिखाएगा। बुटीक नियर में लिखने से मेरे को कपड़ा ही दिखाएगा, गारंटी है। अच्छा, नॉर्मल कपड़ा दुकान में और बुटीक में क्या डिफरेंस है, एनीवन? देखो क्या लिखा है, आर क्रिएशन बुटीक लिखा है ना। एक नॉर्मल कपड़ा दुकान में और एक बुटीक में क्या 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 डिफरेंस होता है? हेलो, कोई बता सकते हो? लड़की लोग बोलो बोलो सर।
सर क्योंकि ब्यूटिक में मतलब आप जो चाहिए वो मिल जाएगा आई थिंक। तो नॉर्मल मतलब दुकान में जो सर हाँ, ऑर्डर दे सकते हैं। आप स्पेशल तरीके से ऑर्डर दे सकते हो। मैं बता दूं कि मुझे इस टाइप से चाहिए, इस टाइप से चाहिए। यस सर, वेरी गुड। और एक चीज क्या होता है कि बुटीक में ना सेकंड पीस नहीं होता। नॉर्मल दुकान में सपोज आप शॉपिंग मॉल में कोई बिग बाजार में या रिलायंस ट्रेंड में, बिग बाजार तो भी नहीं है, रिलायंस में या फिर पैंटालून्स में कुछ परचेस करते हो, तो चांसेस इज वेरी हाई कि सिमिलर कपड़ा कोई और भी खरीद रहा है। कॉमन मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है ना। और वो आपका फैशन को बिगाड़ देता है। आप जो पहने हो अगर कोई दूसरा भी सेम पहन ले, आपको कैसा लगेगा रास्ते में? समझ रहे हो? फिर भी लड़का लोगों को क्या है ना, वो चलो ठीक है यार चलेगा, लेकिन लड़के लोग हैं, मेरे जैसा पहन लिया, ये सेम टू सेम है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सेकेंड पीस नहीं होता है बुटीक में, सब चीज का एक ही सिंगल पीस होता है। साइज का बात अलग है, लेकिन एक ही डिजाइन का एक ही में रहता है, मतलब उसका सिमिलर टाइप्स नहीं रहता, अलग टाइप्स हो जाएगा। तो बेसिकली वो स्पेसिफिक तरीके से बनाते हैं और कंज्यूमर प्रेफरेंस को ध्यान देके बनाते हैं। इसलिए नॉर्मल कपड़ा दुकान में, ठीक है, नॉर्मल क्लोथिंग शॉप और बुटीक में ये फर्क होता है, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रेफरेंस को ध्यान देते हुए अपना दुकान को बनाता है। और यही एक बुटीक को दूसरे कपड़ा दुकान से अलग भी करता है। समझ रहे हो सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही सब चीजें हैं जो बिजनेस को अलग बनाता है। ठीक है, आपका बिजनेस दूसरों से क्यों अलग होगा, ठीक है, ये चीज डिपेंड करता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी कोई बुटीक बनाएगा, नॉट नेसेसरी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या चीज है। तो अगर आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस का बारे में समझना है तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंस। अब ये पूरा डिमांड का कॉन्सेप्ट है, चाहो तो इसको रट्टा लगा के खत्म कर सकते हो, बट समझ में आ जाए जिंदगी में काम आ जाएगा सर, लाइफ लेसन है। तभी तो किताब पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या है ना, सब कोई रट्टू तोता बन के रट रट के खत्म हो जाते हैं, डिग्री मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, फिर एंड ऑफ द डे जब कुछ प्रॉब्लम सामने आता है फिर सोचता है क्या करें, ये प्रॉब्लम आ गया क्या करें। अरे भाई ऐसा पढ़ाई कैसे करना है, ना करो, उससे अच्छा है घर पे रहो, माँ बाप का हाथ बटाओ। सीरियसली, घर का ज्ञान मिल जाएगा, ये सब फालतू के एजुकेशन का जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। एजम्पशन अंडरलाइंग अप्रोच देखो, इंडिफरेंस कार का कुछ एजम्पशन है, हर अप्रोच का ना एक एजम्पशन होते हैं। एजम्पशन माने बेसिकली कुछ आधार, ठीक है, आधार इन द सेंस की हर चीज का कुछ तो बेस होगा ना सर। ऐसे नहीं तो कि किसी चीज को ऐसे भी बोल देंगे, कुछ बेस बना के बात करना है। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है, वी एज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल, माने कंज्यूमर लॉजिकल है। हम लोग क्या मान रहे थे, कंज्यूमर लॉजिकल है, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, ये मान रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर केस में होगा, बट ये एक एजम्पशन है। कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन। वो कुछ भी कॉम्बिनेशंस बनाए, ठीक है, उसका एक सेटिस्फैक्शन वाइज वो अपना कॉम्बिन मतलब उसको रैंक करेगा कि भाई ये मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह का। कंज्यूमर हैज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर। कंसिस्टेंटली कोई भी चीज, चाहे वो खाना हो या कपड़ा, एक कंसिस्टेंट वे में, या मोबाइल फोन, वट एवर, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्रेफर्स ए टू बी प्रोडक्ट एंड बी टू सी प्रोडक्ट, तो दुकानदार ऐसे फील कर सकते हैं कि कस्टमर मस्ट प्रेफर ए टू सी, क्योंकि अगर ए से सी तक का प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद है तो बी तो बीच में आता है ना। तो इफ कस्टमर को ए से बी प्रोडक्ट पसंद है और बी से सी का प्रोडक्ट पसंद है, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अच्छा कस्टमर को ए टू सी हर एक तरह का प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा। एंड द फोर्थ assumption इज दैट मोर इज प्रेफरेबल टू लेस। ऑब्वियसली ज्यादा जिसमें होगा वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा कम से। That is, if combination A has more commodities than combination B, then A must be preferable to B, है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस तरह का बहुत चीजें मार्केट में चलता है। मैं आपको कितना एग्जांपल दूं, मेरे दिमाग में जो भी आएगा मैं बता दूंगा। जैसे मेरे को एक चीज और याद आ गया, सर आप लोग
थाली जानते हो? थाली, थाली खाने का थाली होता है ना, जैसे वेज थाली, नॉन वेज थाली। हाँ सर, खाने में थाली सिस्टम चलता है, वेज थाली, नॉन वेज थाली ऐसा होता है। तो अगर आप एक सिंपल सोचो, मार्केट में ना ऐसे थाली मिलता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है सर। तो जस्ट इमेजिन करो, जैसे कि एक वेज थाली मैंने इमेज बनाया, मैंने जुगाड़ किया, बनाया नहीं, जुगाड़ किया, ये मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव थाली हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव थाली इन द सेंस ये थोड़ा हाई फाई थाली है। कुछ थाली ऐसे होते हैं इकोनॉमी थाली, जिसमें इतना सारा खाना नहीं रहेगा, माने रहेगा, लेकिन से फॉर एग्जांपल मे बी वो एक दो तीन सब्जी रहेगा, दो रोटी चावल, ठीक है, एक दाल, इतना सा। लेकिन इसमें तो कम से कम 10-12 आइटम है ना। दाल रोटी तो है ही, सॉरी, भात और रोटी दोनों है, ठीक है, चटनी है, समथिंग लाइक दैट। सो मेरा कहने का मतलब है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन को इस तरह से बना जाएगा मार्केट में, ताकि वो प्रोडक्ट सेल हो जाए। अब मार्केट में अलग अलग प्रेफरेंस के लोग होते हैं, अलग अलग बजट का लोग होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, समझो। मार्केट में सपोज आपका रेस्टोरेंट है, सपोज आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हो, आपको मार्केट में अलग अलग लोगों के लिए थाली बनाना है, क्योंकि मार्केट में सब कोई करोड़पति नहीं है, सब कोई हजारपति नहीं है, सब कोई लाखपति नहीं है। आपको वैराइटीज इनकम ग्रुप मिलेगा, तो सभी इनकम ग्रुप को आपको आपके दुकान में अट्रैक्ट करना है। ओके, तो आप थाली बनाओगे, एक इकोनॉमी थाली बना लोगे, एक एग्जीक्यूटिव थाली बना लोगे, ठीक है, और एक दूसरा कुछ तीसरा थाली टाइप बना लोगे अपने हिसाब से, ठीक है, और उसका थोड़ा दाम अलग जरूर होगा, बट हर थाली में लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, हर थाली में लोगों को एक पेट भरने का सेटिस्फैक्शन मिले, इतने पे आपको ध्यान भी देना है। तो एक रेस्टोरेंट बिजनेसमैन इस तरह का कंज्यूमर बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए अपना प्रोडक्ट को डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि अगर कस्टमर को ए से सी पसंद है, ए से बी पसंद है, बी से सी पसंद है, तो ये माना जा सकता है कि कस्टमर को ए टू सी सब पसंद होगा, और मोर इज प्रेफरेबल टू लेस, ये भी होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेवलप किया, ये एजम्पशंस है इस आईसी एनालिसिस का। अगर आप ये बात समझ गए, तो मैं आगे का बात आपको बढ़ाता हूं। तो इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? नाउ द बिग क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडिफरेंस कर्व हम किसको बोलेंगे? ठीक है, माने व्हाट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली इकोनॉमिक्स में एक ऐसा डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, ये डेटा एनालिसिस है सर। दुकान, बड़े बड़े दुकान, कंपनीज मार्केट में ना डेटा एनालिसिस करते हैं, तब जाके अपना बिजनेस को रन कराते हैं, करोड़ों मार्केट में डालते हैं। इंडिफरेंस इज द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ये एग्जांपल में टू गुड्स है, रियल लाइफ में दो की जगह चार हो सकता है, 40 हो सकता है, डजन। लेकिन यहाँ पर जो थ्योरी बना है वो दो गुड्स पे बनाया गया है। इंडिफरेंस इज द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो, which gives same satisfaction to the consumer, which give same satisfaction to the consumer। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम भी है और एक टेबल भी है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दो गुड्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे सेम सेटिस्फैक्शन कस्टमर को दे सकता है। ओके, ये पॉसिबल कैसे होगा वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आपको मैं पहले इंडिफरेंस कर्व तो बताऊं कि कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ ग्राफ देख रहे हैं सबको? हेलो, ये ग्राफ जो है डिमांड की तरह देखने में है, बट इट्स नॉट डिमांड कर्व। ये देखने में डिमांड कर्व जैसा है, बट ये डिमांड कर्व नहीं है सर, ये इंडिफरेंस कर्व है। सवाल देखते हुए अच्छे देख रहे हैं सर? प्लीज टेल मी। अरे हाँ या ना, बोलो यस सर। सर। ओके सर, तो देखो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व को हम लोग ड्रॉ करेंगे, और इसमें 4-5 कॉम्बिनेशंस भी लिया जाएगा जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से सोचा जा रहा है। माने बेसिकली आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करो, आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, माने आपको इन द सेंस कस्टमर को। अब जैसे यहाँ पर 3-4 कॉम्बिनेशंस बना जाएगा, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ए के अंदर आपको गुड एक्स मिल रहा है, गुड वाई मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा खेल अलग है। जब आप गुड एक्स ले रहे हो, ठीक है,
तो गुड एक्स अगर आप 1 यूनिट ले रहे हो तो गुड वाई आप 12 यूनिट ले रहे हो। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल किसी को 12 रोटी चाहिए और एक सब्जी चाहिए, 12 पीस रोटी, एक एक प्लेट सब्जी। किसी का मानना है नहीं हमको 6 रोटी दे दो, दो दो प्लेट सब्जी दे दो। किसी का मानना है नहीं हमको 4 रोटी दे दो, 3 प्लेट सब्जी दे दो। किसी का मानना है कि मेरे को 3 रोटी दे दो, 4 टाइप का सब्जी दे दो। बट इंटरेस्टिंगली चारों कॉम्बिनेशंस में कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। हेलो, अब आप बोलोगे सर ये अलग अलग कस्टमर भी हो सकता है, सिंगल कस्टमर भी हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। आपको बात समझ में आया सर? एक प्लेट सब्जी 12 पीस रोटी, 2 पीस रोटी, सॉरी 2 प्लेट सब्जी 6 पीस रोटी, 3 पीस 3 प्लेट सब्जी 4 पीस रोटी, एंड 4 प्लेट सब्जी 3 पीस रोटी। समझ में आ रहा है बात? अरे क्या है, भूख लग गया क्या? अच्छा खा लेना सर पढ़ाई खत्म होने के बाद। ठीक वही है, सोच ही रहे थे। क्या भूख लग गया? कि सर ऐसे खाना मत दिखाओ भूख लग जाएगा। अरे खा लो सर, चलो वर्चुअल खा लो। ठीक है, लैपटॉप के अंदर से निकाल के खा लो, कितना अच्छा होता ना। एक दिन मैं यूट्यूब चैनल में एक वीडियो देख रहा था खाना बनाने के लिए, तो उसमें एक जन कमेंट किया है कि आप लोग इतना सुंदर सुंदर रेसिपी बनाते हो, देख के बड़ा खाने का मन करता है। तो बोलते हैं कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी होगा कि वो खाना ऑनलाइन में ऑर्डर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर के अंदर से हाथ डाल के निकाला जाए। बड़ा पसंद आ गया। तो अब देखो ऐसा टेक्नोलॉजी आता है कि नहीं, कभी आ जाएगा। अच्छा, तो जो भी हो सर आप बात समझे। ठीक है, मजाक मजाक में मेन पॉइंट को नहीं भूलना है। मजाक ठीक है पर कॉन्टेक्स्ट में रह के देखो। अब इसको इंडिफरेंस कार्ब में बदलना है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ 12 पीसेस रोटी ले लेता हूँ और एक प्लेट सब्जी ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ 6 पीस रोटी लेता हूँ और 2 प्लेट सब्जी ले लेता हूँ। फिर इसी तरह से 4 रोटी 3 सब्जी, इसी तरह से 3 रोटी 4 सब्जी। करना क्या है सर, जस्ट जो कॉम्बिनेशंस आपने लिया ना उस कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करना है। नथिंग, जस्ट कनेक्ट दीज कॉम्बिनेशंस। अब इसमें से जो जो पॉइंट बना है सर, ये सब पॉइंट को क्या करना है, जस्ट कनेक्ट दिस डॉट्स। ये जो ग्राफ बना है ना इसे आईसी कार्व बोलते हैं। कोई बोलेगा सर ये तो डिमांड कार्व भी तो ऐसे ही देखने में होता है। नहीं सर, देखने में हो सकता है, कैरेक्टर नहीं है। डिमांड का कॉन्सेप्ट अलग है। जो डिमांड का क्लास कर चुके हो उसको पता है, जो नहीं किया बैकअप क्लासेस से अभी कर लो सर, बाद में लाइव फिर से कर लेना। ठीक है, कोई डाउट हो तो ऑफलाइन में आके पूछ लेना। ठीक है, हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है, बस पढ़ाई करो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, ये डिमांड नहीं है, ये आईसी कार्व है। आईसी माने इंडिफरेंस कार्व एनालिसिस। इसमें आपके सामने 4-5 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कंज्यूमर के सामने वो कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर उठाए उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ खेल है, इसमें कुछ खेल है। क्या खेल है? खेल कुछ ऐसा है कि हर एक कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली देखो यहाँ पर एक ना मैथमेटिकल सिचुएशंस लिया गया है। इस पॉइंट को डेवलप करते हुए मैथमेटिकल सिचुएशन भी लिया गया है। आप एक चीज गौर नहीं किए शायद, 1 into 12 क्या होता है, कितना होता है वैल्यू? 1 into 12 12 होता है। 2 into 6 बोलो 12 होता है ना। 3 into 4 एंड 4 into 3। सर ये एक मैथमेटिकल चॉइस है, ये यहाँ पर ये समझाने के लिए लिया गया कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो आपका सेम वैल्यू आ रहा है। ये सेटिस्फैक्शन को सिंबॉलिक तरीके से बताने के लिए, बात को समझे।
रियल लाइफ में ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, रियल लाइफ में ये एक साइकोलॉजिकल मैटर है, बट यहाँ पर जो ये 12 बार बार मैच हो रहा है ना, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर कुछ भी कॉम्बिनेशन ले उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ खेल है, यहाँ पर आप देखो सर, यहाँ पर एक MRS/XY बोल के एक पॉइंट है, इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट X एंड Y। अब यहाँ पर मैंने X इक्वल्स टू माना था सब्जी और Y इक्वल्स टू मैंने माना था रोटी। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बताता है बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, बिटवीन X एंड Y, कि अगर आपको X प्रोडक्ट को बढ़ाना है, अगर इफ यू वांट टू increase your consumptions for product X, then you have to reduce your consumptions in product Y। सर क्यों? आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि सर बजट तो लिमिटेड होता है ना, क्या बजट अनलिमिटेड होता है? सर दुनिया में कोई किसी का भी नाम ले लो, रिलायंस का नाम ले लो, टेस्ला का नाम ले लो, जैक मा का नाम ले लो, कोई भी रिच पर्सन, वॉरेन बफेट का नाम ले लो, राकेश झुनझुनवाला का नाम ले लो, या फिर कोई आम आदमी का नाम ले लो, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, कोई भी, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स माने HNI, या फिर BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, कोई भी ले लो सर, सबका बजट लिमिटेड होता है। सर ऐसा कैसे? अकॉर्डिंगली सर। अकॉर्डिंगली, सब अपने अपने हिसाब से बजट होता है। ये बात मैंने डिमांड पे भी बोला था कि अंबानी का डिमांड अंबानी के जैसा होगा, है ना। जैसे मानो अंबानी का बेटा बोलता है कि पापा एक काम करते हैं ना, हम लोग को फैमिली बड़ा हो गया है, सबका शादी वगैरह हो गया ना, तो एक हेलीकॉप्टर और चाहिए। तो हेलीकॉप्टर का दाम होता है सर, है ना, 100-200 करोड़ का दाम होता है। तो उसका पापा बोलेगा कि नहीं बेटा रुक जा, अभी जियो मार्ट लॉन्च हुआ है, अभी 100 करोड़ का नहीं आएगा, जियो मार्ट को चला, कुछ रेवेन्यू जुगाड़ कर, इनकम कर, फिर जाके हम लोग दूसरा हेलीकॉप्टर लेंगे। क्या समझ रहे सर? उसका डिमांड भी उसकी तरह है ना। नॉर्मल फैमिली क्या बोलता है, वो हेलीकॉप्टर का बात नहीं करेगा, वो बोलेगा अच्छा फैमिली बड़ा हो गया है तो एक बड़ा गाड़ी लेना है। पहले मानो एक मारुति ऑल्टो था, अब वो बोल रहे हैं कि i10 ले लेते हैं, या फिर 7 सीटर के बारे में सोच रहे हैं, है ना, 7 सीटर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर थोड़ा सा और पैसा हो गया तो टोयोटा के कुछ गाड़ी के बारे में, इनोवा के बारे में सोच रहे हैं, है ना, या फिर थोड़ा सा और पैसा हो गया फॉर्च्यूनर के बारे में सोच रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हर एक का डिमांड अपने अपने हिसाब से, जैसे कि बोले अकॉर्डिंगली। इसीलिए मैं ये बात करता हूँ कि बजट सबका लिमिटेड होता है बॉस, चाहे किसका कितना भी पैसा हो जाए। ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग कमाता भी जितना है ना, इनका खर्चा भी उतना होता है। एक दिन मैं देख रहा था, ये जो आप लोग नाम जानते होंगे, मैं थोड़ा बहुत गॉसिप सुनता हूँ, मैंने देख लेता हूँ, लेकिन रेलिवेंट गॉसिप है, उल्टा सीधा चीज नहीं। कीर्ति सेनन को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, मॉडल एक्ट्रेस है। ऐसे मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी ठीक है, वो अपना काम करता है, मेरा पसंद से क्या है। कीर्ति सेनन जो रिसेंटली, अरे रिसेंटली ये क्या मूवी किया, वो रामायण के ऊपर एक मूवी बना है ना, आदि पुरुष बोल के, जो फ्लॉप हुआ है। तो मुझे आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है। तो कीर्ति सेनन का मैं एक हिसाब देख रहा था, वो अमिताभ बच्चन का एक फ्लैट है, उसको भाड़ा लेके रखा है। सर आपके पास क्या क्या खबर है वो बताओ। कीर्ति सेनन अमिताभ बच्चन का एक अपार्टमेंट है, वो भाड़ा लेके रखा है, कुछ 4 BHK समथिंग, ऐसा कुछ 4 या 5 BHK। आपको पता है अमिताभ बच्चन को इसके लिए कीर्ति सेनन भाड़ा कितना देता है? एनी आइडिया? एनुअल रेंट 10 लाख। 60 लाख। $60 एनुअली रेंट देता है। मैं 4-5 साल पुराना बात कर दिया शायद, अभी और बढ़ गया होगा। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये तो जस्ट एक कीर्ति सेनन का मैंने बात कर लिया, ऐसे और भी कितना लोग हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबका अपना अपना है, तो बजट सबका लिमिटेड है सर। इसीलिए अगर आपको एक प्रोडक्ट इंक्रीज करना है तो दूसरे को ही एडजस्ट करना पड़ेगा।
इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ये एग्जाम्पल दो प्रोडक्ट के बीच में चल रहा है, या तो रोटी कम कर दो या तो सब्जी कम कर दो। तो रोटी थोड़ा सा कम करोगे तो सब्जी ज्यादा मिलेगा एग्जाम्पल में, दिस इज इन माई एग्जाम्पल। तो अगर आप 12 रोटी को 6 रोटी में कन्वर्ट करते हो तो 1 प्लेट सब्जी एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको, बिकॉज आपका बजट लिमिटेड है। अच्छा, अगर आप 6 रोटी से और 2 रोटी कम कर दोगे तो और 1 प्लेट सब्जी ले सकते हो। 4 रोटी से 3 रोटी कर दोगे तो 4 प्लेट सब्जी खा सकते हो। कंज्यूमर प्रेफरेंस है। जैसे हम लोग बंगालीज लोग, सर क्या क्या खबर दोगे आप? बंगालीज के साथ जापानीज का एक डिफरेंस बता रहा हूँ सर। बंगालीज के साथ जापानीज का एक सिमिलरिटीज क्या है? बंगाली भी फिश लवर है और जापानीज भी फिश लवर है। हाँ सर, वैसे बंगाली को बोलते हैं माछे भाते बांगाली, ऐसे जापानीज में भी ना माछ बहुत पसंद करता है, मछली। लेकिन हाँ, थोड़ा फर्क है, ये लोग स्वीट वाटर का मछली खाता है और ये लोग समुद्र वाला, उसको सॉल्ट वाटर बोलते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक डिफरेंस है। अच्छा, बंगाली भी राइस खाता है, जापानीज भी राइस खाता है। सर बात को समझे। राइस और मछली दोनों ही दोनों का फेवरेट है, राइस एंड फिश। एक आम बंगाली का ये खाना है, स्टेपल फूड बोलते हैं इसको। डेली खाने में बंगाली फैमिली में चले जाओ, आम किसी भी इन जनरल फैमिली में, घर पे कुछ ना हो माछ भात तो होगा, होगा ही होगा। इन जनरल, इन जनरल बता रहा हूं आपको। अब कोई बोलेगा नहीं सर ये वैष्णव फैमिली है, ठीक है, इनके घर में मछली नहीं होता, वो अलग बात है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। 9 करोड़ बंगाली है। 9 करोड़ बंगाली का माने 4 करोड़ फैमिली में से एटलीस्ट 3 करोड़ फैमिली में तो आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिखेगा। सेम टू सेम जापान में भी होता है, बट इनका एक थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जानते हो? बंगाली राइस ज्यादा खाता है, मछली थोड़ा खाता है। ठीक है, मानो 1 पीस फिश के साथ, ठीक है, राइस कम से कम दो प्लेट राइस खा लेगा। लेकिन जापान का उल्टा है, वो राइस कम खाएगा, मछली ज्यादा खाएगा। लिटिल राइस, फिश ज्यादा। मैं क्यों बोला, आपको बात समझ में आया? मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में। किसी को एक रोटी एक सब्जी चाहिए, 12 रोटी चाहिए, किसी को उल्टा भी होता है। तो जापान और बंगाल में ये फर्क है। सर आप बोलोगे आप ये सब डेटा कहाँ से लाते हो? पता नहीं सर, आप समझ लो, समझने के लिए है, बाकी आप रिसर्च चलाना अपना। ये कोई पत्थर की लकीर वाला नहीं है कि सर ने बोला है तो मानना पड़ेगा, मानो ना मानो आपके ऊपर है। मैं तो बस अपना स्टडी से बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 6-2-1 ये क्या है? तो 12 से 6 माने 6 रोटी सैक्रिफाइस करोगे, यानी सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 प्लेट एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर 2 करोगे तो यहाँ पर 1 प्लेट और एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर और 1 करोगे तो और 1 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कुछ छोड़ने पे कुछ मिलता है, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जो सब्स्टिट्यूट है ना, एक प्रोडक्ट को छोड़ेंगे तब दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये मैंने आपको भात माछ बंगाली जापानी बहुत कुछ बोल दिया। ऐसा सिनारियो अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, दुर्गा पूजा में भी आप लोग फेस करोगे। सबको घर पे बंगाली फैमिली में एक चीज होता है, हमारे बंगाल में क्या है सर, यहाँ पर दुर्गा पूजा में हर बच्चे को ना पॉकेट मनी मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है सर, सबके अपने अपने होता है। ठीक है, माँ पापा से पॉकेट मनी लेता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप खुद कुछ नहीं कमाते, ये एजम्पशन है मेरा। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है कि आप लोग अपना कुछ इनकम नहीं करते। ठीक है, तो पापा पॉकेट मनी देगा, उससे दुर्गा पूजा घूमना है। अब दोस्त लोग प्लान बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, दोस्त लोग प्लान बना रहे हैं। एक दोस्त बोलता है कि भाई रेस्टोरेंट में खाना है, दूसरा बोलता है नहीं भाई रेस्टोरेंट में कम खाना है, हम लोग ना कैब करके घूमेंगे। और एक बोलते नहीं रेस्टोरेंट, लेकिन बजट आपका लिमिटेड है, या तो कैब में घूम लो या तो रेस्टोरेंट में खा लो। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? या तो कैब में चढ़ लो या तो रेस्टोरेंट में खा लो। तो हाँ फिर सर। है ना, तो आपके सामने क्या होगा, आपके सामने कांस्टेंट हो जा रहा है, बजट लिमिटेड है, तो आपको ना ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सेटिस्फेक्शन तो चाहिए, दुर्गा पूजा एंजॉय तो करना है ना, तो किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। या तो कैब को छोड़ो या तो रेस्टोरेंट को छोड़ो, है ना। रेस्टोरेंट के बदले में आप
फुटपाथ में जो स्ट्रीट में जो दुकानें बैठते वहां खा लो, ऑप्शन आपके पास है ना, सबके लिए ऑप्शन है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है सर। अच्छा प्लीज टेल मी, मैं इतना देर से आपको अलग अलग कहानी इसलिए बोल रहा ताकि आप इंडिफरेंस कर्व का रियल लाइफ यूज को समझो। क्या आप लोगों को यूज समझ में आ रहा है सर? यस बहुत सर। अच्छी तरह से। हाँ सर बोलो। सर बहुत अच्छी तरह से सर। बहुत अच्छी तरह से। अच्छा ठीक है, इतना भी अच्छा मत करो। मजा आ रहा है सर। अच्छा देखो, अच्छा अब सवाल उठता है सर, ये ग्राफ को यहाँ पर देखो सर, दो ग्राफ है ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना आपको कुछ प्रॉपर्टी दिया है, चलो अब समझ आ गया, अब थोड़ा बोरिंग होगा। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, ये कैरेक्टर है, याद रखना पड़ेगा। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। अब ये तो होना ही है। जब मैंने 12 रोटी और 1 प्लेट सब्जी लिया, जब मैंने 6 रोटी और 2 प्लेट सब्जी लिया, 4 रोटी 3 प्लेट सब्जी लिया, इस तरह से आपका जो ग्राफ को आपने ड्रॉ किया, कैसे किया सर? ऐसे किया ना, आप ड्रॉ को इस तरह से किया ना, ऐसे थोड़ी ना किया, ऐसा नहीं हुआ सर, ये ऐसे हुआ है। इसका जो फ्लो है वो राइट टू लेफ्ट है, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड होते हैं और टुवर्ड्स राइट होता है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? ये नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, इसको नेगेटिव भी बोलते हैं। The reason underlying this property is that if consumer has to stay at the same level of satisfaction, quantity of one commodity must decrease when quantity of other commodity increase. एक को छोड़ना है तभी दूसरा पकड़ पाओगे, एक साथ दोनों नहीं हो पाएगा। माने कोई अगर बोलेगा नहीं नहीं मुझे रोटी भी बढ़ाना है और प्लेट खाने का प्लेट भी, सब्जी का प्लेट भी और चाहिए, 1 प्लेट और चिकन चाहिए, 1 प्लेट और पनीर चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा सर, बजट लिमिटेड है। एक को छोड़ोगे तो दूसरा मिलेगा, और जैसे ही आप एक छोड़ोगे दूसरा चाहिए ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ जो है ना वो नेगेटिव स्लोप होगा। कभी कोशिश करना घर पे कि दोनों को बढ़ा के, आप देखना ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, ग्राफ ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, होगा तो लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा सर। हाँ एग्जैक्टली सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वेरी गुड सर, ठीक है। सब कुछ एक साथ चाहिए, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नॉट पॉसिबल सर। अपने आप को संभालना पड़ता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, संभालना पड़ता है सर। सब कुछ एक साथ मुश्किल है, लेकिन या तो कंडीशन थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ो सर, चलो आगे ही बढ़ना है, कहाँ पीछे रहना है सर, बहुत कुछ बताना है। तो ये हो गया पहला कैरेक्टर। अच्छा सेकंड कैरेक्टर है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता, माने काटता नहीं है, समझ रहे हो? इंटरसेक्ट माने क्या, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं ना। माने आप लोग बचपन से करते हो ना बहुत सारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अरे वो नहीं करते थे चांदा वगैरह यूज करके, इधर से एक ग्राफ आता है, फिर इधर से एक ग्राफ आता है, जिस पॉइंट में काटता है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, है ना। तो कहता है कि दो इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सर ये सवाल उठते क्यों, है ना। मैंने सिर्फ रटना नहीं है सर, पढ़ लिए, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? जिंदगी में कुछ सीख है कि नहीं इसके पीछे? अरे है ना। It implies that only one indifference curve will pass through a point in the indifference map. In the other words, two indifference cannot represent the same level of satisfaction, so they cannot intersect each other. जैसे यहाँ पर एक आईसी मैप है, ठीक है, IC1, मैं बताता हूँ आपको, ये देखो IC1 IC2 IC3, ये तीन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, तीन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, मैंने टोटली अलग अलग कॉम्बिनेशन का है, ये अलग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर सिंपल बता रहा है आपको, ये इक्वल्स टू बी है, ठीक है, ए इक्वल्स टू सी है, बट बी नॉट इक्वल्स टू सी। ए और बी ठीक है, ए और सी भी ठीक है, पर बी और सी नहीं जच रहा है सर। मैंने ए बी में दोस्ती है, ए सी में दोस्ती है, पर बी सी में दोस्ती नहीं है। तो कहने का मतलब है
satisfaction at A equals to B and satisfaction at A equals to C, but B not equals to C, so we can say that IC never intersect to each other. अब ये चीज आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ. ये ग्राफ ये पीछे रह गया सर, ये वाला. सर यहाँ पर ये इंटरसेक्शन नहीं है, दिस इज द सोर्स. ओके, ये सोर्स एरिया है, तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए बताया गया है सर. ये ए पॉइंट है, सोर्स है, दिस इज नॉट इंटरसेक्शन. ग्राफ चालू ही नहीं है तो इंटरसेक्ट कैसे करेगा? यहाँ से ग्राफ चालू हो रहा है, जस्ट तू दिखाने के लिए थोड़ा सा है. ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि ग्राफ प्रेजेंटेशन के लिए कि जब ग्राफ शुरू हो रहा है, एक IC1 बना, ठीक जिस तरह से यहाँ पर मैंने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया. हेलो सर, अब आप बोलोगे सर ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कैसे हो गया? अरे भाई ओहो, कुछ नहीं है रे बाबा. जैसे मानो ये एक ग्राफ आपने ड्रॉ करना सीखा ना, अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके, अगर मैं इसका नाम IC1 दे दूं, सिमिलरली और एक ग्राफ ले लो अलग अलग कॉम्बिनेशंस का. ठीक है, जैसे यहाँ पर गुड XY है, आप कोई YZ प्रोडक्ट ले लो, उसके बेसिस में आप एक IC2 बना लो. सिमिलरली आप कोई क्या होता है ST प्रोडक्ट ले लो, S प्रोडक्ट एंड T प्रोडक्ट, उसके बेसिस में आप और एक IC कर्व ले लो. ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग IC में अलग अलग प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लेके सोच सकते हो. नाउ पॉइंट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि दो IC कर्व कभी एक दूसरे को टच नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता. बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द सोर्स एरिया. तो यहां पर जब IC1 कर्व चालू हुआ है, यहां से IC2 भी चालू हुआ है, बीच रास्ते में आप एक चीज देखो सर, ए जो सोर्स पॉइंट है, ठीक है, जो सोर्स पॉइंट है A से D का एरिया और A से C का एरिया, तो ऐसा बोलते हैं ना A इक्वल्स टू B है और A इक्वल्स टू C भी है ना, बिकॉज दोनों सेम लाइन पे पड़ता है. लेकिन B और C में कोई मैच नहीं है. सर प्लीज मुझे बताओ, मैथमेटिकली आपको समझ में आ रही है? A और C सेम लाइन पे दिख रहा है. यस सर. और A और B भी सेम लाइन में, पर B और C सेम लाइन पे नहीं है. अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं आपको. एक इमेजिनेशन मेरे दिमाग में काम कर रहा है, तो उसी इमेजिनेशन को मैं यूज कर रहा हूं. सर आप लोग कभी हावड़ा स्टेशन गए हो? हावड़ा स्टेशन इंडिया का लार्जेस्ट स्टेशन है सर, हावड़ा स्टेशन. मजाक नहीं कर रहा सर. इंडिया एशिया का का लार्जेस्ट है. एशिया का लार्जेस्ट है? अच्छा, हाँ एशिया का भी हो सकता है. इंडिया का लार्जेस्ट स्टेशन है हावड़ा स्टेशन, सीरियसली. मैंने लार्जेस्ट मैंने बड़ा है, सबसे बड़ा है. और लॉन्ग रूट ट्रेन का जो ट्रांजैक्शंस करता है वो हावड़ा स्टेशन से सबसे ज्यादा होता है. ऐसे तो बॉम्बे में VT स्टेशन है, वो सबसे ज्यादा ट्रेन का टर्नओवर करता है. बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का हिसाब किताब देखो तो उसमें हावड़ा स्टेशन सबसे ज्यादा करता है. और 23 प्लेटफॉर्म इंडिया में कहीं नहीं है. ठीक है, अभी भी फिर भी ये अपना कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पाता है. सर मैं ना एक सेकेंड, मुझे एक इमेज चाहिए. इमेज जो है ना वो रेल लाइन का इमेज चाहिए. मैं आपको एक चीज बताने वाला. ये इमेज अच्छा रहेगा. ऐसे हावड़ा स्टेशन में अगर आप लोग कभी गए हो तो हावड़ा स्टेशन में ना दो रेलवे का, माने क्या बोलते हैं उसको, दो रेलवे डिवीजन काम करता है. क्या काम करते हैं सर? रेलवे डिवीजन, दो रेलवे डिवीजन काम करता है. एक है आपका, कोई बता सकते हो कौन सा दो डिवीजन है हावड़ा स्टेशन में? ये जनरल नॉलेज है, बोलो जल्दी बोलो. गुड्स और पब्लिक का है. हाँ बोलो. सर एक है ईस्टर्न रेलवे और एक है साउथ ईस्टर्न रेलवे. ठीक है, ये दोनों हावड़ा का मैंने बेस एरिया है. अब चलो छोड़ो, वो मेन बात नहीं है. मैं आपको इंडिफरेंस कार्व समझाने के लिए रेल लाइन लिया. सर हावड़ा से भारत का हर जगह का ट्रेन मिलता है. ठीक है, आपको जहां जाना है आपको मिलेगा. एग्जाम्पल के लिए मानो ये वाला ट्रैक जो है ना, ये भी हावड़ा से शुरू हो रहा है, बट ये ट्रैक जा रहा है मानो बैंगलोर. ठीक है,
और ये वाला जो ट्रैक है ये भी है, बट ये दिल्ली जा रहा है। दोनों का शुरुआत हावड़ा है। पर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बैंगलोर वाले को एक आईसी मानूं, इफ बैंगलोर इज IC1 एंड दिल्ली वाला लाइन जो है वो अगर IC2 है, तो बैंगलोर जाने का सेटिस्फैक्शन और दिल्ली जाने का सेटिस्फैक्शन क्या सेम होगा? प्लीज चलो। नहीं सर। नहीं होगा, है ना? बड़ा सिंपल बात है। दूसरा बात, बैंगलोर जाता है साउथ लाइन में, ऐसा करके बैंगलोर चले जाओगे और दिल्ली जाओगे ईस्टर्न लाइन पे, ठीक है? तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकता, होगा ही नहीं सर। बैंगलोर जाना है, खड़ग यहाँ से हावड़ा से खड़गपुर जाना है, फिर खड़गपुर से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, ईस्ट कोस्ट लेके आप पूरा साउथ इंडिया जाओगे, ठीक है? और ये दिल्ली का लाइन बर्धमान होके एकदम नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है? बिहार होके उत्तर प्रदेश होके दिल्ली पहुंचेगा। तो ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकता। ये याद रखने के लिए एग्जाम्पल है कि सर ने दो रेल लाइन दिखाया था, एक का नाम दिया था IC1, एक का नाम दिया था IC2, ठीक है? और एक बैंगलोर जा रहा था, एक दिल्ली जा रहा था, और दोनों लाइन हावड़ा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? लेकिन एक बात है सर, बैंगलोर वाला लाइन भी हावड़ा से कनेक्टेड है। हाँ सर, इफ दिस दिस इज हावड़ा, इफ दिस इज बैंगलोर एंड इफ दिस इज दिल्ली, हावड़ा के साथ दोनों ही कनेक्टेड है। हावड़ा दिल्ली लाइन भी कनेक्टेड है और हावड़ा बैंगलोर लाइन भी कनेक्टेड है, पर दिल्ली बैंगलोर इज नॉट कनेक्टेड। दिल्ली नॉट इक्वल्स टू बैंगलोर। इसीलिए दो आईसी कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों आईसी कर्व का सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन अलग है। इसको आप प्रोडक्ट एंगल से भी सोचो ना, अगर दोनों प्रोडक्ट एंगल से भी सोचोगे तो भी वही है, दो आईसी कर्व माने दो अलग अलग कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीटली, तो वो कभी भी एक दूसरे को मैच नहीं कर सकते। ये कैरेक्टरिस्टिक है आईसी का। बताओ सर, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सभी का आवाज मुझे मिलना चाहिए सर, बोलो। हाँ, भूमिशा, असीमा, सुमित, तुषार, साहिल, सोमनाथ, है बोलो सर, सर। है सर, বোঝা যাচ্ছে তো? है सर। सर थर्ड थर्ड कैरेक्टर देखो इसका, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नॉट कॉनकेव। अब इसमें आपको एक चीज बता दूं, कॉन्वेक्स का मतलब होता है जब कोई कर्व ऐसा होता है, माने ये जो कटोरा का पीछे वाला हिस्सा है ना, कोई भी कटोरा ले लो सर, बंगाली में हम लोग बोलते हैं बाटी, बाटी, ठीक है? कटोरा माने बाटी या बॉल, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? बाउल बोलते हैं ना, वही। तो किसी भी कटोरा का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वो अगर इस तरह का होगा तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और कटोरा को जब उल्टा करके रखते हो ना, जो जो शेप बनता है उसे बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है? तो जैसे अगर किसी ने पीपीसी पढ़ा था, मेरे पास पीपीसी का क्लास किए थे आप लोग, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में मैंने ये पढ़ाया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ऑफलाइन में हुआ था पीपीसी का डिस्कशन, जो लोग किए थे। जिनका नहीं हुआ है उनको मैं पीपीसी का क्लास शेयर कर दूंगा। ऐसे आजकल सिलेबस में बहुत ज्यादा पीपीसी पढ़ा नहीं रहा है, इसलिए मैं ज्यादा इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सभी को बोलता हूँ कि भाई पीपीसी जानो। पीपीसी ना कॉनकेव होता है। तुषार मने पड़ছে पीपीसी? है। हाँ सर, पढ़ते চাইছিলেন पीपीसी। पीपीसी क्या होता है सर? कॉनकेव होता है। और इंडिफरेंस कर्व कैसा बन रहा है? कॉन्वेक्स, ठीक है? ये कॉन्वेक्स बनता है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सर ये इसका कैरेक्टर है, और इसमें मेन बात है ना वही, एक को चेंज करना है दूसरे को लेना है, एक को छोड़ना है दूसरे को पाना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसीलिए कॉन्वेक्स होते हैं। माने जब आपने 12 रोटी छोड़ के 12 रोटी को 6 बना दिया, तब जाके आपको एक प्लेट सब्जी एक्स्ट्रा मिला। तो ये कॉन्सेप्ट में जब भी आप ड्रॉ करोगे ना, तो ये कॉन्वेक्स ही बनेगा। और अगर आप लोग कभी पीपीसी ड्रॉ करोगे ना, तो पीपीसी आपका उल्टा होता है, ऐसा होता है। जो लोग पीपीसी क्लास कर चुके हो ना,
उनको जरूर समझ में आ रहा होगा, और जो पीपीसी का क्लास नहीं किया है ना उनको मैं बता दिया, देखो सर ये पीपीसी कार्ड है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि पढ़ो सर, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, क्योंकि इसमें ना आपको डिफरेंस समझ में आता है कि भाई पीपीसी बनाने के टाइम पे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब्सटीट्यूशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस के ऊपर बेस करके पीपीसी कॉनकेव होता है और इंडिफरेंस कार कॉन्वेक्स होता है। ठीक है सर। अब उनमें लोगों को सवाल हो सकता है ना, सर कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव क्यों नहीं होता। अब ये सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा अगर आपने पीपीसी पढ़ लिया तो। पीपीसी का क्लास मैं शेयर करूंगा, अगर सबको मैं बोलूंगा कि आप पीपीसी जरूर करो, भले ही आपको किताब में ना दिखे पीपीसी के बारे में, फिर भी करो। क्यों? क्योंकि पीपीसी करने के ना आपको बहुत ऐसे तो नॉलेज बहुत मिलेगा, क्योंकि ये डिमांड को काफी अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करता है, कंट्री का पॉलिसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, और सबसे बड़ा बात आपको टेक्निकल मैटर भी समझ में, ये जो मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ ना कि भाई कॉन्वेक्स होता है कॉन्केव नहीं होता है, ये समझ में आ जाता है। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स बिकॉज वही कारण है डीएम लॉ ऑफ डीएमआरएस एक्स वाई, मैंने एक्स एंड वाई क्या है, मेरे एग्जांपल में एक्स इक्वल्स टू था रोटी, वाई इक्वल्स टू था सब्जी। ठीक है सर, आज मैं खाना बना के आया इसलिए रोटी सब्जी याद आ रहा है। मैम का थोड़ा सा तबीयत खराब है तो ऐसे मैम भी कर रहा है, पर मैंने आज थोड़ा हेल्प किया तो दिमाग में रोटी सब्जी चल रहा है। ठीक है, आटा गूंद के और थोड़ा सा गोभी और आलू का सब्जी बनाने का सोचा, तो थोड़ा काट कुट के आया तो दिमाग में चल रहा है रोटी और सब्जी। आप लोग सोचे कि सर आज खाने का ही एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, दिमाग में चल रहा है। अच्छा देखो, तो DMR/SXY, ठीक है, ये जो ये जो DMR/SXY है ना, ये क्या है, इसे कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है सर, इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या बोलते हैं सर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। समझाता हूं सर। अब देखो धीरे धीरे आपका क्या होता है ना, हर चीज का एक डिमिनिशिंग पैटर्न होता है। द कंज्यूमर इज विलिंग टू पार्ट विथ लेस एंड लेस ऑफ द कमोडिटी बीइंग सब्सटीट्यूटेड। मैं समझाता हूँ, रुको सर, रुको जरा, समझ में आ जाएगा, कोई कठिन चीज नहीं है, इट्स नॉट टफ जब तक समझ में ना आए, लेकिन जब तक समझ में ना आए ना तब तक टफ ही लगेगा आपको, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी इसको समझाता हूँ, ये डीएमआर एस क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये देखा गया है सर रियल लाइफ में कि जब कोई प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम होता है, it has been observed that as more and more of one commodity is substituted for another commodity, the consumer is willing to part with less and less of the commodity being substituted. जो प्रोडक्ट को आप कम कर रहे हो, जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए रोटी सब्जी का एग्जाम्पल हमारा है ना, जो हम लोगों ने आज शुरू में ही खाना बना रहा है, ठीक है, आपको थाली का एग्जाम्पल दिया। जब हम लोगों ने 12 रोटी के बदले 6 रोटी लिया, हाँ सर, सब्सटीट्यूट किसको किया गया, रोटी सब्सटीट्यूट होके 2 प्लेट सब्जी मिला आपको, तो क्या बता रहा है डीएमआरएस से, क्या बोलता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बोलता है, ये कहता है कि जिस प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट करते हो वो धीरे धीरे लेस हो जाता है। तो हमने रोटी को सब्सटीट्यूट किया, हमने वाई को सब्सटीट्यूट किया, तो ये 12 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, और बदले में जो आता है वो ज्यादा हो जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कुछ समझेगी नहीं सर? तो डिमिनिश हुआ कि नहीं हुआ, जिसको सब्सटीट्यूट किया आपने वो डिमिनिश हुआ कि नहीं हुआ? आपने रोटी सब्सटीट्यूट किया तो रोटी धीरे धीरे कम होना चालू हो गया, और यही रीजन है कि ये कॉन्वेक्स होता है। प्लीज टेल मी सर, बात समझ में आया कि नहीं आया?
यस बोलो, सर। समझ में आया ना? यहाँ सर। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो हायर इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व का ये चौथा वाला पॉइंट है ना, ये भी गजब का पॉइंट है। ये कहता है कि जो जितना अपर लेवल में होता है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला होता है। अब इसको समझने का अलग अलग तरीका है, मैं बताता हूँ। हायर इंडिफरेंस माने ये, इसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप। जब एक एरिया में तीन तीन अलग अलग आईसी कर्व है ना, तो इसे मैप कहते हैं। ठीक जैसे जब हम लोग भारत का मैप को देखते हैं, तो भारत का मैप के अंदर हमें एक स्टेट दिखाई देता है कि एक साथ करीब कितना सर, 28 स्टेट और 7-8 यूनियन टेरिटरी दिखाई देता है ना? 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी दिखाई दे देता है। वो रिसेंटली जम्मू कश्मीर को चेंज कर दिया ना मोदी जी ने, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, हम लोग इसको इंडिया का मैप क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग अलग स्टेट का एक क्या है, एक यूनियन है ना? अलग अलग स्टेट का यूनियन, सभी स्टेट का अलग अलग सेटिस्फेक्शन है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा स्टेट ज्यादा सुंदर है। सीरियसली सर, हर स्टेट का अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। मजा नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई बोल सकता है कि नहीं सर हमारे स्टेट में कुछ नहीं है? हर स्टेट का अपना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल है। सर क्या बोलते हो? अरे हाँ सर, वेस्ट बंगाल डेंसली पॉपुलेटेड है, मेरा होम स्टेट है, माने मदरलैंड है मेरा। ये एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां पर आपको हिमालय भी मिलता है, जहां पर आपको इंडियन माने ओशियन भी मिलता है, बे ऑफ बंगाल। दिस इज द ओनली स्टेट। और कहीं पर आपको हिमालय माने हिमालय जैसा पर्वत और समुद्र दोनों एक साथ भारत का किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। कभी शायद आपने गौर नहीं किया होगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको और भी स्टेट मिलेगा जहां हिमालय है, जैसे उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, कश्मीर में है, ठीक है, इधर आपको सिक्किम में है, अरुणाचल में है। लेकिन वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट जहां हिमालय भी है और ओशियन भी है। बाकी बहुत सारे स्टेट है, सब में पहाड़ है, ठीक है, आप विशाखापत्तनम चले जाओ, लेकिन हिमालय जैसा एकदम बर्फीला चोटी वाला पहाड़, ठीक है, इतना हाइट वाला 8,000 वाला पहाड़, पर्वत, पहाड़ नहीं बोलेंगे, पर्वत, ऐसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा। सर अपने स्टेट के बारे में नहीं सर, मैं मजाक नहीं किया, एकदम सच्चा बात कहा आपको। इसलिए ना, वो खान सर है ना सर, बिहार वाले खान सर बहुत पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया, इज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। खान सर एक बार मैं देख रहा है एक वीडियो बनाया, उसमें खान सर बता रहा है कि वेस्ट बंगाल तो एक कंट्री है। तो मैं सोचा कि कंट्री क्यों बता रहा है इसको। फिर खान सर अपना तरीका है ना सर बताने का, तो खान सर अपने तरीके से बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में समुंदर भी है और वेस्ट बंगाल में पहाड़ भी है, और किसी भी स्टेट को अगर इंटरनेशनली कनेक्ट होना है तो समुंदर होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर वेस्ट बंगाल अगर भारत से अलग भी हो जाए, ये अपने आप को संभाल सकता है। ये एक अलग लेवल में खान सर इसको समझा रहा था, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बट खान सर का अपना तरीका है, जीके पढ़ाते हैं ना, गजब पढ़ाते हैं सर। मुझे भी जब भी मौका मिलता है, अगर कोई स्पेशल टॉपिक होता है, मैं सुन लेता हूँ, खान सर को भी सुन लेता हूँ, ऐसे बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का टेक्निक। अच्छा, बहुत पॉपुलर भी हैं। देखो सर, हर स्टेट का अपना सेटिस्फेक्शन हो गया, और ये एक जगह में है तो मैप कह दिया हम लोगों ने। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, इसमें IC1 IC2 IC3 कहता है कि जो हायर आईसी है वो हाई लेवल सेटिस्फेक्शन देता है, जो मिडिल में है वो मॉडरेट सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि वो मिडिल में है तो मॉडरेट सेटिस्फेक्शन। जो लोअर आईसी है वो लोअर लेवल सेटिस्फेक्शन देता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये ना, इसको भी समझाने के लिए एक अलग टेक्निक है। सर आप लोग जब ट्रेन में चढ़ते हो, ट्रेन में कितना बॉगी होता है बोलो, माने टाइप्स। ट्रेन में जो डब्बा होता है, बॉगी बोलते हैं ना उसको। ट्रेन में हाँ सर। कितना टाइप्स का बॉगी होता है? 5। हाँ, 5 5 टाइप का। माने मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मानो फर्स्ट क्लास होता है, हाँ सर, वैसे ही बोल रहे हैं।
बस उसी में बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो क्या क्या 5 टाइप है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर, हाँ जनरल हाँ, और वो लगेज। अच्छा अच्छा लगेज को भी ले लिया, ठीक है। फर्स्ट क्लास बॉगी, ठीक है। सेकंड टियर माने 2 टियर वाला एसी, सेकंड एसी, है ना, सेकंड एसी बोलते हैं उसको। थर्ड एसी एक न्यू आया है सर, सरकार ने एक डेवलप किया, थर्ड एसी इकोनॉमी, रिसेंटली साउथ इंडिया में चालू कर रहा है। माने नॉर्मल थर्ड एसी से थोड़ा और सस्ता होगा, और मोस्ट प्रोबेबली धीरे धीरे स्लीपर डब्बा बंद हो जाएगा। सरकार का 2028 मोस्ट प्रोबेबली, बाई 2030 तक मान के चलो आप, अगला 5-7 सालों में इंडिया कंप्लीट लेवल में जो लॉन्ग रूट का ट्रेन है सर, वो कंप्लीटली एसी हो जाएगा, स्लीपर डब्बा उसमें नहीं रहेगा। ये थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास को डेवलप करने का यही कारण है। और उसके पीछे और एक सबसे बड़ा रीजन है कि जब ट्रेन फुल एसी होता है ना, तो ट्रेन का स्पीड जो है ना वो ज्यादा होता है। क्यों सर? वो हवा से रुकता नहीं है ना, हवा हवा जब भी आपको दोनों साइड से ट्रेन में भरता है तो ऑटोमेटिकली ट्रेन कितना भी स्पीड ले वो स्पीड कम हो जाता है, इफेक्टिव स्पीड कम हो जाता है। भले ही आप अपना ट्रेन ट्रेन का ड्राइवर क्या देखता है किलोमीटर पे कि भाई ट्रेन तो 100 किलोमीटर में दौड़ रहा है, लेकिन नहीं सर, जो फुल एसी ट्रेन होता है ना वो 100 किलोमीटर में जो स्पीड में चलता है, और जहां पर आपको स्लीपर डब्बा माने जहां नॉन एसी ट्रेन होता है ना वो कम स्पीड ऑटोमेटिकली इफेक्टिवली कम हो जाता है, और उसके कारण लेट भी ऐसे होता है। देखा गया कि उसमें भी 1-2 घंटा का स्पीड बढ़ जाता है, और 1-2 घंटे में बहुत कुछ होता है। अच्छा लेकिन मेरा ये पॉइंट नहीं था, मेरा पॉइंट था कि अगर आपको ट्रेन में चढ़ने बोला जाए, अगर बजट के बारे में नहीं सोचना है तो आप क्या प्रेफर करोगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की थर्ड क्लास माने थर्ड एसी? प्लीज जेन्युइनली बताना सर। अगर पैसा का प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, माने कौन सा बॉगी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा? अरे बोलो ना, इतना क्या सोचता है? फर्स्ट क्लास ना? फर्स्ट क्लास में कितना लोग होते हैं? हार्डली 2 लोग होते हैं, 2 या 3 ऐसा कुछ होगा, है ना? सर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फर्स्ट क्लास सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कस्टमर को, माने पैसेंजर को। सेकेंड एसी नेक्स्ट लेवल, एंड थर्ड एसी उससे नीचे सेटिस्फेक्शन देगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर हायर लेवल ऑफ आईसी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो देता है, लेकिन बजट का प्रॉब्लम आ जाता है सर, बजट लिमिटेड है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? इसके लिए एक पॉइंट आएगा सर, मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ देर बाद, बजट भी बताऊंगा, मैं आपको बजट भी बताऊंगा, और फिर मैं आपको एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूंगा अंडर आईसी। उसमें क्या होता है ना, भले ही हायर आईसी आपको हायर सेटिस्फेक्शन दे, बट अगर बजट पे ना है ना, तो फर्स्ट क्लास की जगह सेकंड एसी का टिकट काटना पड़ता है, या सेकंड एसी की जगह थर्ड एसी का। और अगर थर्ड एसी भी बजट के बाहर हो जाए ना, तो स्लीपर का। और अगर स्लीपर का टिकट भी नहीं काट सकते तो जनरल डब्बा का, माने जो चालू डब्बा होता है, मैंने टिकट काटो और चढ़ जाओ बिना रिजर्व का, अनरिजर्व बॉगी होता है। और अगर वो भी नहीं होता ड्राइवर के पास बैठ जाओ सर बात समझो, बात को समझो, ठीक है। ऑब्वियसली हाई लेवल आईसी हाई लेवल सेटिस्फेक्शन देता है, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। तो बजट और आईसी का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, पर उससे पहले कुछ और भी बातें हैं, फटाफट कर लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, हाई लेवल आईसी हाई लेवल सेटिस्फेक्शन देता है कस्टमर को, ठीक है। मैं आपको रेल से एग्जांपल दिया, आप ये कॉन्सेप्ट किसी भी चीज पे लागू कर सकते हो, किसी भी चीज पे, जो भी आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होगा, टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन हो सकता है, टाइप्स ऑफ टीवी हो सकता है, टाइप्स ऑफ एयरलाइंस में हो सकता है ना, किसी भी तरह चीज का हो सकता है। आपके घर के बारे में सोच सकते हो, एनीथिंग। सेटिस्फेक्शन लेवल एक चीज होता है और बजट एक चीज होता है। अब आप बोलोगे सर इसमें इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ना है? सर आप किस एरिया में एक कस्टमर के बारे में नहीं, माने आप एक इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो,
या फिर आप कोई MBA फाइनेंस वाले हो, CS का प्रोफेशनल्स हो, माने CS हो आप, तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो इन सिंपल, तो आप कंपनी के काम करोगे या फिर आप खुद का बिजनेस संभालोगे। आपको पता होना चाहिए ना कि किस एरिया में कंज्यूमर का प्रेफरेंस कैसा है, किस एरिया में कंज्यूमर किस पॉइंट पे सेटिस्फाई होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, मैंने क्या बताऊं आपको, बोलते बोलते मैं खुद थक जाता हूं, आप लोगों का माथा तो खराब होगा ही। सर माने आप समझ रहे हो ना, इतना दिमाग में चलता है माथा खराब होने वाला। वंदे भारत एक्सप्रेस, आप लोग जानते हो वंदे भारत के बारे में? जल्दी बोलो। सक्सेस नहीं हो पाया सर। सर अभी तो चालू हुआ है सर, सक्सेस के पीछे क्यों भागो, अभी टाइम, ये इंडियन रेल है सर, कोशिश किया है, अभी टाइम लगेगा। सुनो सुनो, वंदे भारत एक्सप्रेस सक्सेस होगा नहीं होगा ये तो टाइम बोलेगा, अभी तो ट्रेन चालू होके 1 साल भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ा चीज इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वंदे भारत थोड़ा महंगा ट्रेन है ना, एक्सपेंसिव है, ये सुनो, एक्सपेंसिव ट्रेन है ना, जितना ट्रेन करेंटली इंडिया में चलता है उस हिसाब से। यस सर। जैसे यहाँ से अगर जैसे मानो कि ये वंदे भारत का ट्रेन इंडिया में जिस जिस रूट पे चालू किया है, सबका डिमांड है कि हमारे यहाँ पर दो, हमारे यहाँ पर दो, है ना। लेकिन सरकार ने ये अभी देख रहा है, जैसे जहां पर इनकम अच्छा रहेगा उसी एरिया में वंदे भारत चलाने का सोच रहा है, जहां लोगों का इनकम कम है उस एरिया में वंदे भारत पायलट रन करा रहे हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो उठा लेगा। जैसे आई थिंक सबसे पहले चालू किया था दिल्ली से कहाँ सर, दिल्ली से बनारस ना, मे बी, मुझे या दिल्ली से हरिद्वार शायद, मोस्ट प्रोबेबली, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। पर दिल्ली वाला जो वंदे भारत है ना बहुत चलता है, मैं काफी बार कोशिश किया दिल्ली वाला वंदे भारत को बुक करने का, सर मिलता ही नहीं है टिकट। दिल्ली से मैं एक बार ये वैष्णो देवी की तरफ जाने का सोचा था, तो मैं टिकट देख रहा था, 2 महीने से देख रहा था टिकट नहीं है। तो कुछ एरिया में बहुत सक्सेसफुल चला है, जो बात आप लोग कर रहे हो सर, कुछ एरिया में अभी भी बहुत खराब है। जैसे वेस्ट बंगाल में हावड़ा से पुरी चलता है और हावड़ा से सिलीगुड़ी चलता है, मैंने न्यू जलपाईगुड़ी, अब पता नहीं उसका क्या रिजल्ट है, सुन तो रहा हूँ कि न्यू जलपाईगुड़ी वाला लाइन में अभी उतना नहीं हो रहा है ठीक ठाक से। यही है ना खबर आप लोगों के पास? अरे हावड़ा NJP उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं कहना क्या चाह रहा था आपको, मैं यही बताना चाह रहा था कि जब गवर्नमेंट भी ट्रेन को चलाने का सोचता है वो भी कंज्यूमर बिहेवियर को सोचता है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को सोचता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को सोचता है, ठीक है, किस एरिया में चलेगा किस एरिया में नहीं चलेगा उसके बारे में भी सोचता है, तब जाके वो ट्रेन उस एरिया में रन कराता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, पायलट रन कराएगा फिर कुछ दिन बाद हटा देगा, अगर देखेगा कि टिकट सेल नहीं है, ठीक है, तो बंद कर देगा, बंद कर देगा, दूसरा रूट में चलाएगा, साउथ में चलाएगा, गुजरात साइड में मे भी चलाएगा, देखो क्या होता है। सर बात समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या कहने का कोशिश था? हाँ सर। यस सर। ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो ऑब्वियस बात है कि अब गवर्नमेंट तो सोच रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन कंज्यूमर भी अपने हिसाब से सोच लेता है। इसलिए एक बात याद रखना, हायर इंडिफरेंस का ऑलवेज रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन, लोअर इंडिफरेंस ऑलवेज रिप्रेजेंट लोअर सेटिस्फैक्शन। अब इसमें आपको मैं और एक चीज बताता हूँ, इंडिफरेंस कर्व ना कहता है कि वाई और एक्स एक्सिस टच नहीं करता। यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा आपको गलत दिख रहा है, एक्चुअली ये टच नहीं किया है, ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन गलत है। मैं आपको ये इस तरह का दिखाता हूँ, ये पहले वाला ग्राफ देखो आप, ये जो आपने स्टार्टिंग IC बनाया था, क्या ये एक्स वाई एक्सिस को टच किया था सर? दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस,
क्या इंडिफरेंस कर्व x को टच कर रहे हैं? सॉरी, दिस इज x, दिस इज y। टच कर रहा है सर? नहीं कर रहा है। क्यों? कैसे करेगा टच? क्योंकि कॉम्बिनेशन पे चलता है, तो दो प्रोडक्ट के बीच में कॉम्बिनेशन है तो टच नहीं कर सकता। तो ये assumptions भी याद रखना, इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच x और y एक्सिस। ठीक है। अच्छा, आईसी कर्व का कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि when two goods are perfect substitute then IC will be straight line। अगर दोनों goods perfectly substitute होता है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में हो जाता है, ग्राफिकल नहीं होता, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा। माने या तो ये ले लो या तो वो ले लो, तो दोनों गुड्स में या तो x ले लो या तो y ले लो, तो वो सब्सटीट्यूट माने वो सब्सटीट्यूट नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो फिर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग और लीनियर हो जाएगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री देन आईसी विल बी एल सेट। कॉम्प्लीमेंट्री माने दोनों गुड्स एक साथ ही लेना पड़ेगा, दोनों गुड्स को एक साथ ही लेना पड़ेगा। सब्सटीट्यूट गुड्स का एग्जांपल आप लोगों को पता है, टी कॉफी सब्सटीट्यूट है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जैसे बाइक एंड पेट्रोल एटसेट्रा, तो वो एल शेप्ड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आईसी कर्व एल शेप्ड होता है और परफेक्ट सब्सटीट्यूट में लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन। याद रखे बात को, ठीक है। एक्सेप्शनल पॉइंट्स है, इसको प्लीज याद रखें। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, और मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुका हूं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड्स एक्स एंड वाई, मैंने दो गुड्स को किस रेट में एक्सचेंज कर रहा है। ये टेबल आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया है ना, जब 12 रोटी से आप 6 रोटी में कन्वर्ट हुए थे और आपको एक प्लेट सब्जी एक्स्ट्रा मिला था, ठीक है। लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। तो वही बात यहाँ पर, उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। डिमिनिशिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है वो धीरे धीरे डिमिनिश करता है। तो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैं ऑलरेडी ये चीज आपको बता दी। एनी डाउट सर एमआरएस एक्स वाई पे? कोई कोई बोलते सर समझ में नहीं आता, पर फिर भी आपको मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया ना एमआरएस एक्स वाई? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, और एक चीज सर, बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है? एक सेकेंड सर, यहाँ पर ना ये जो लॉ ऑफ डीएमयू था, मैंने डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था दो प्रोडक्ट के बीच में, उसके ऊपर एक एनालिसिस है, थोड़ा पढ़ लो क्योंकि एग्जाम मैंने क्वेश्चंस होता है बहुत एमसीक्यू टाइप्स का। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई कमोडिटी, मैंने जब भी दो कमोडिटी के बीच में डीएम आर एस एक्स वाई होता है ना, तो देयर आर टू रीजंस फॉर दिस। पहला रीजन क्या होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, marginal rate of substitution of product X and Y declines because when a consumer wants more unit of a particular food, then his intensity of desire for additional unit of food decreases। मैं यही चीज बता रहा था, है ना। जब आपको ज्यादा रोटी खाना है तो सब्जी का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, या सब्जी ज्यादा खाना है तो रोटी का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज समटाइम्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी डिक्लाइन, और कभी कभी ये जीरो लेवल भी जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कमोडिटी। ये जो सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट है ये कभी कभी किसी प्रोडक्ट में जीरो लेवल में भी जा सकता है, मैंने एक प्रोडक्ट को कंप्लीटली जीरो कर दो और दूसरा प्रोडक्ट कंप्लीटली ले लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। मैंने आपको एक्स और वाई में कॉम्बो बनाना है, तो आप कंप्लीटली एक्स को हटा दो, सिर्फ वाई ले लो, तो कभी कभी ये कांस्टेंट और जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉमोडिटी के नेचर। जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि अगर दो गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल माने इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, माने प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई डिक्लाइन करता है, जो मैं आपको अभी समझा रहा था, रोटी और सब्जी। बट इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तब ये आईसी का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन हो जाता है और डाउनवर्ड स्लोप होता है। और इफ टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो लेवल में जाते हैं और एल शेप्ड हो जाते हैं, है ना, जैसे कि ये वाला।
एल सेट माने इस तरह का हो जाता है सर, इसको एल सेट बोलेंगे ना, एल टाइप का हो गया, ऐसा हो जाएगा। माने एक प्रोडक्ट ज्यादा ले लोगे, दूसरा प्रोडक्ट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, तो तभी एल सेट हो जाता है। तो कब होता है? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री माने दोनों गुड्स एक साथ चाहिए होता है, बिना दो गुड्स का चलेगा नहीं, तब आपका एमआरएस एक्स वाई एल सेट हो सकता है। ओके सर, ये बहुत बार बोल दिया मैंने, छोड़ो आ जाओ। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। सर क्या होता है बजट लाइन? ऐसे तो ऑलरेडी मैंने आपको बार बार ये चीज बता रहा था, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी सर। बजट लाइन जो है, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं और बीबीआईपी पॉइंट है। इसको ग्राफ के थ्रू से समझ लो, बहुत इजी रहेगा। जब आपके पास कंज्यूमर के पास जो बजट होता है, जैसे दुर्गा पूजा, हाँ सर, दुर्गा पूजा का बजट, मानो फैमिली में आप लोग दो भाई बहन हो, घर से आपको 10,000 ईच करके दे रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, बाकी फैमिली टू फैमिली डिपेंड करेगा। भाई के लिए 10,000, बहन के लिए भी 10,000, कौन दिया? पापा ने दिया। पापा को बोनस मिला, एक्स्ट्रा इनकम हुआ दुर्गा पूजा के टाइम पे किसी तरह से कंपनी की तरफ से, तो 10,000 ईच पापा ने दोनों को दिया। अब चलो बहन क्या करेगा आपको नहीं पता, या भाई क्या करेगा आपको नहीं पता, वाइस वर्सा सर, लेकिन आपको सोचना है कि 10,000 में आप दुर्गा पूजा में क्या, कैसे अपना बजट फुलफिल करोगे। पॉइंट बी नोटेड सर। इस 10,000 में आपको जीन्स लेना है, टीज लेना है, ठीक है, जीन्स लेना है, टीज लेना है, रेस्टोरेंट में खाना भी खाना है, दुर्गा पूजा पेंडल हॉपिंग भी करना है, इसको पंडल हॉपिंग बोलते हैं सर, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में जाना, पेंडल हॉपिंग करना, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, सारा चीज आपको 10,000 में कंप्लीट करना। अब आप देख लो कि आप अपने बजट के हिसाब से चल पाओगे या नहीं। अगर चल लेते हो सर, तो यहाँ पर एक बजट कर्व है, ए एंड बी लाइन। तो अगर 10,000 में आपका पूरा हो जाता है बजट, तो बोलेंगे कि आप बजट लाइन पे हो, जैसे कि ए एंड बी लाइन बजट लाइन है। अगर आप कुछ पैसा बचा लेते हो, सपोज 10,000 खर्चा ही नहीं कर पाए, इसका मतलब कि आप बजट को यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसको बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन। ये के पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन को बताता है कि आपको खर्चा ही नहीं कर पाया। और एच लाइन क्या होता है? जो बजट के बाहर है, कि आप इतना ज्यादा कर लिए कि दोस्तों के साथ उधार लेना पड़ा, नहीं हो पाया। जितना पैसा पापा ने दिया था, आपने जीन्स महंगा ले लिया होगा, टीज महंगा ले लिया होगा, रेस्टोरेंट महंगा ले लिया होगा, ठीक है, पेंडल में बस की जगह कैब कर लिया होगा, 10,000 से काम नहीं बना, तो आउट ऑफ बजट हो गया। तो ये होता है बजट लाइन। ए बी लाइन जो है बजट लाइन, अब ए बी लाइन 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा था, दिस इज योर बजट। ओके, ए बी इक्वल्स टू 10,000। 10K के नीचे का खर्चा हुआ मैंने आपने बचा लिया, सेविंग्स कर लिया, बट यहाँ पर बात सेविंग्स का नहीं है, यहाँ पर बात है अंडर यूटिलाइजेशन का। आपने 10,000 को यूटिलाइज नहीं कर पाए। और एच लाइन आपको क्या बताता है कि आप आउट ऑफ बजट चीज पसंद करनी है। क्लियर है? बोलो सर। बजट लाइन क्लियर है सर? हाँ सर। अगर आपको बजट लाइन क्लियर है, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टुडेज क्लास, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस।
इंडिफरेंस कर्व एक बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ ऑब्वियसली इसका भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म है, कुछ एजम्पशन इसका भी ठीक ठाक नहीं है। जैसे यहाँ पर एजम्पशंस लिया गया है कि कंज्यूमर हैज ए गिवन इंडिफरेंस मैप, माने उनको जो बोला जाएगा वही लेना पड़ेगा। फिक्स्ड मनी इनकम, इनकम तो लोगों का चेंज हो सकता है। प्रोडक्ट का दाम फिक्स्ड है, क्यों मार्केट में प्रोडक्ट वेरिएबल भी मिलता है। सारा प्रोडक्ट एक तरह का भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, चलो ये फिर भी ठीक। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी होता है, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी होता है। अच्छा गुड्स आर होमोजेनस एंड डिविजिबल, यानी प्रोडक्ट एक ही तरह का होगा और जरूरत पड़ने से हम प्रोडक्ट को अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और कंज्यूमर लॉजिकल होगा, बट हर केस में कंज्यूमर लॉजिकल ना भी हो सकता है। लेकिन हर एवरी रिसर्च का एक एजम्पशंस होता है, तो ये भी एक रिसर्च है और उसका भी एक एजम्पशंस है। अब आपको क्रिटिसाइज करना है आप कर सकते हो, नो इशू, बिकॉज आप क्या करोगे सर, ऑलरेडी ये सब चीज क्रिटिसाइज हो चुका है और आगे भी हो रहा है। ये बहुत पुराना बातें हैं, जब यूरोपियन वर्ल्ड बन रहा था तब का कहानी है ये सब। अमेरिकन वर्ल्ड और यूरोपियन वर्ल्ड जब बन रहा था तब ये सब एनालिसिस मार्केट में चर्चित था और ये आज भी इसका चर्चा होता रहता है। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज डिराइविंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड्स एंड इज नो ऑपोजिशन टू रीअरेंज हिज परचेस ऑफ गुड्स। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज डिराइविंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, जब आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बेसिस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करते हो और आप अपने परचेस को रीअरेंज नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं, नहीं चलो ये नहीं वो नहीं, आपके पास एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपको एक पॉसिबल सेटिस्फैक्शन डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, एक गिवन बजट पे, एक गिवन बजट पे। अनलिमिटेड बजट नहीं है आपका, है ना, हर फैमिली का अपना एक बाधा होता है, सबका एक ना एक लिमिट होता है। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं, इट्स वेरी इजी। समझो तो बहुत इजी, नहीं समझो तो बहुत टफ लगेगा। ग्राफ देख के बहुत लोग डर जाता है, लेकिन अगर आप इतना देर से हर एक बात सुने हो तो ये ग्राफ आपको डराएगा नहीं, उल्टा आप इनको डरा दोगे। ठीक है, जिसके अंदर नॉलेज होता है ना वो दुनिया से नहीं डरता, जो अज्ञानी होता है उनको डर लगता है हर चीज पे। जरूरी नहीं कि हर बंदा हर चीज पे ज्ञानी होगा, बट एक बात मैं आपको कह दूं, अगर आपको किसी चीज का ज्ञान हो जाए आपका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उस चीज पे अज्ञानी रहोगे आपको उस चीज को डर लगेगा। इसलिए कोशिश करो जानने का जितना हो सके। हर चीज तो जय नहीं कर पाओगे सर, लेकिन एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट। सर ध्यान से सुनना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आईसी, मजाक मजाक में बहुत बात हो गया, ये भी मजाक मजाक में हो जाएगा। एक टीवी शो चलता था शायद मजाक मजाक में, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने नाम सुना सुना सा लग रहा है। सर ये ए बी लाइन क्या है बोलो तो, ये जो मैंने पहले ड्रॉ किया, कोई बता सकते ये बी लाइन क्या है? एनीवन? तो बजट है। सर ये बजट लाइन है सर, वेरी गुड सर। ठीक है, दिस इज योर बजट। एक पर्टिकुलर बजट पे आप एक्स प्रोडक्ट माने रोटी और वाई प्रोडक्ट माने सब्जी, ओके, या जो भी मानो आप, रोटी सब्जी जो ठीक लगे मानो, कि इतना आप गुड वाई ले सकते हो, इतना आप गुड एक्स ले सकते हो। और अगर आप बजट पे हो तो ये बजट लाइन आपका बन गया। जिस पॉइंट पे आपने बजट अचीव किया इस पॉइंट का एक नाम दे दो सर, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन सर अभी इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? क्योंकि अभी आपके सामने 3-4 कॉम्बिनेशन आने वाला है। ठीक है, रोटी सब्जी का एक महंगा रोटी सब्जी आएगा, एक फुटपाथ वाला आएगा, एक रेस्टोरेंट वाला आएगा। हाँ सर क्या कहते हो, हल हल हर टाइप का रोटी सब्जी होता है। आप चाहो तो हाईवे रोड साइड में भी ढाबा में भी खा सकते हो, आप चाहो तो कोलकाता में सबसे क्या बोलते हैं उसको फैंसी बुटीक रेस्टोरेंट में भी खा सकते हो। तो यहाँ पर एक ग्राफ मैंने बनाया, यहाँ पर सबसे पहला वाला जो मैं आईसी बना रहा हूँ,
ये एकदम बाहर है सर, इसका नाम है IC4। सर ये IC4 ना हमारे बजट के बाहर। फिर और एक मैं आईसी बना रहा हूं सर, ये आईसी एकदम बिल्कुल ये पॉइंट को टच करके निकलेगा, टच करके निकल गया सर, टच करके निकल गया सर। IC3 एकदम बजट का है, आपके इनकम के हिसाब से है, आपके बजट के हिसाब से है। लेकिन और भी दो ग्राफ है, एक ग्राफ यहां से निकल के इस तरह से IC2 बन गया, और एक ग्राफ सिमिलरली यहां से निकल के IC4 बन गया। ये मेरा जगह छोटा है, बट आप साइड में देख पा रहे हो मैं कर क्या रहा हूं। जो भी मैं कर रहा हूं यहाँ साइड में ऑलरेडी बना हुआ है, समझ गए आप? पहले बजट लाइन बनाना, फिर उसके हिसाब से IC4 ड्रॉ करना, IC3 को एकदम बजट के हिसाब से ड्रॉ कर देना, IC2 को बजट से थोड़ा सा अंदर कर देना, और IC1 को भी बजट से और अंदर कर देना। मतलब क्लियर है सर? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये IC3 जो है ना, ये जिस लेवल का कॉम्बिनेशन आपको दे रहा है, ठीक है, चाहे वो जिस एरिया में रेस्टोरेंट है या फिर जो खाने का दाम है उसका, ठीक है, वो आपको एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं आपका एक छोटा सा कहानी में बताता हूँ आपको सर, ज्यादा उल्टा सीधा कहानी नहीं बोलूंगा, मैंने इररिलेवेंट कहानी नहीं है सर। आप लोग उदयपुर का नाम सुने हो? बहुत ही ब्यूटीफुल एक शहर है राजस्थान में, नाम सुना है कि नहीं? प्लीज टेल मी। यस सर, बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। यस सर। तो बेसिकली मेरा एक एक्सपीरियंस है, पुराना बात है सर, 7-8 साल पुराना बात है। तो राजस्थान गया घूमने, तो मैं वहां पर जाके खोज लिया कि राजस्थान का ऐसे बहुत बड़ा स्टेट है, 3-4 वेस्ट बंगाल घुस जाएगा राजस्थान के अंदर, राजस्थान इतना बड़ा है मैंने साइज में। तो मुझे पता चला कि उदयपुर अभी टॉप डेस्टिनेशन है। मुझे उतना नॉलेज नहीं था तब उदयपुर के बारे में, तब इतना पता चलता था कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग शादी ब्याह करता है इधर, उदयपुर जोधपुर ये सब जगह में। तो फिर उदयपुर का, मैं उदयपुर पहुंचा तो ऑटो वाले को मैं बोल रहा हूँ कि कोई अच्छा लोकेशन पे लेके चलो जहाँ होटल मिलेगा। तो ऑफ सीजन था, तो कैसे भी करके एक रूम अप्रोक्स 2000 के लिए मैंने ले लिया था, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे इतना याद आ रहा है। 2000 कुछ कम नहीं है सर, अच्छा खासा दाम है एक दिन का। लेकिन सर मुश्किल 2000 पे नहीं था मुश्किल था होटल का फूड रेट में। 2000 फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन खाना 4 बार खाएंगे दिन में, 3-4 बार खाना कैसे, मतलब इतना महंगा होने से एक पीस रोटी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक पीस रोटी 70 रुपीज, सीरियसली 70 से 80 टका नॉर्मल रोटी, एक पीस रोटी। रोटी का दाम देख के मेरा हार्ट अटैक हो गया। हम बोले तब तो खा ही नहीं पाएंगे, मैंने रोटी हजम होगा कैसे, चाहे कितना भी सुंदर बना ले। ये देख रहे हो ना, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ताज पैलेस है, ठीक है, ये यही यही मेनली उदयपुर का मेन है, जो महाराणा प्रताप ने बनाया था उनके बाबा के लिए। मैंने बेसिकली जोधपुर का, सॉरी, चित्तौड़गढ़ का किला बेसिकली अटक करके ले लिया था अपना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे जो इन्वेडर्स थे। तो जब महाराणा प्रताप अकेला ही लड़ रहा था, भारत का कोई राजा साथ नहीं दे रहा था, तो उसका खत्म हो गया था, राज्य खत्म हो गया था, जंगल में रहता था। तो उसको पापा ने उदय सिंह को बोला था, उदय सिंह महाराणा प्रताप का पापा है, तो उदय सिंह को वादा किया था कि राज्य में आपको एक बना के दूंगा। चित्तौड़गढ़ तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उससे भी सुंदर सा एक बना के दूंगा। तो ये महाराणा प्रताप अपने हाथों से बनाया सर। उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन इसको और ब्यूटीफाई किया गया, आरावली रेंज पे बना हुआ है, इट्स ट्रूली ब्यूटीफुल। फॉरेन जाने का जरूरत नहीं है, सारा फॉरेनर इधर रहता आता है इधर पे,
बहुत सारे फॉरेनर लोग आते रहते हैं और दाम इसीलिए इतना महंगा है, इसीलिए इतना महंगा है। एक पीस रोटी 70 टका फॉरेनर का दाम लेता है, इंडियन का दाम नहीं लेता। फिर मुझे खाना खाने के लिए मैंने टूरिस्ट प्लेस से लोकल मार्केट जहाँ है, जहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं, मैं वो डेस्टिनेशन पूछा, कुछ हाथी पोल बोल के जगह का नाम था। ऑटो करके मेरे को कम से कम आधा घंटा लगता था वहां पहुंचने में। तो लंच डिनर वहीं खाने जाते थे सर, वहां पर नॉर्मल रेट में मिलता है, वो बस स्टैंड के आसपास का एरिया है, ठीक है, वहीं पर खाना ठीक ठाक से मिलता है, वहां नॉर्मल रेंज है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जहां पर थोड़ा सा लोकेशन ठीक ठाक है, लेकिन इतना महंगा मैं इमेजिन नहीं किया था कि 80 टका पीस रोटी होगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह, ठीक है। बात उदयपुर का नहीं है बात है, इसका मतलब आप जाओगे नहीं, नहीं सर जाना, बजट बने तो बिल्कुल खा लेना 80 टका का रोटी। लेकिन अगर बजट ना बने, नॉर्मल आम इंडियन को बजट नहीं होगा, तो आप चुपचाप लोकल मार्केट में चले जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा सस्ता वाला खाना, ठीक है। अच्छा देखो, तो कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि ये जो हमारा IC4 है ना, वो मेरा, मैं IC4 में पहुंच गया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर भी एक ही दिन था उस होटल में, फिर छोड़ दिया। मैं सच बता रहा हूँ सर, जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है, फिर छोड़ दिया खाने के चक्कर में तो IC4 मेरे बजट के बाहर चला गया था। और IC3 माने अगर मैं थोड़ा लिमिटेड रेंज में रहता ना, तो IC3 शायद मेरे लिए बेस्ट होता। तो इस तरह से आप अपने बजट के हिसाब से सोचो तो अच्छा रहता है। IC1 IC2 माने घूमने गए, कुछ लोग क्या करते हैं ना, घूमने जाते हैं, मैं एक आपको एक कंज्यूमर प्रेफरेंस बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जाते हैं घूमने, लेकिन वहां पर जाके खर्चा नहीं करना है, माने रहना है जैसे नॉर्मल घर में रहते हैं ना, उससे भी बदतर घर में रहना है, कहीं पर भी रह जाएगा। मैं एक आपको एक बता रहा हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर बता रहा हूँ, ऐसे भी लोग होते हैं। सबका अपना अपना इच्छा है सर, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर सकता, सबका कंज्यूमर बिहेवियर है। अब भाई जब घूमने गए हो थोड़ा तो खर्चा होगा, तो थोड़ा बजट, अपने बजट के हिसाब से चलो, बजट के नीचे क्यों जा रहे हो, क्योंकि बजट के नीचे रहोगे ना तो सेटिस्फेक्शन खराब होगा सर, सेटिस्फेक्शन खराब हो जाए। माने तुम भी क्या मतलब, बेस्ट वहां का लोकल फूड ट्राई करो, वहां का लोकल साइट सीइंग ट्राई करो, तो जहां रहने में आपको साइट सीइंग मिलेगा, जहां रहने से आपको वहां का लोकल फूड टेस्ट करने को मिलेगा, है ना, एटलीस्ट उतना तो खर्चा करना पड़ेगा ना सर, नहीं तो घूमने जाने का क्या मतलब है, उससे अच्छा है घर में रहो, टीवी में देख लो। जस्ट फॉर, मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ, बजट के हिसाब से तो चलो, आपका बजट है कि आप 10,000 खर्चा कर सकते हो, लेकिन आप नहीं, आप 5,000 ही हार्डली खर्चा करोगे, 5,000 बचा के क्या करोगे, घूमने गए घूम लो, क्या पता कल हो ना हो। बजट बना के जाना चाहिए ऑब्वियसली, आउट ऑफ बजट होके नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज द पॉइंट सर। तो IC1 IC2 आपको सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाएगा, खर्चा तो करोगे, शायद यहाँ 15,000 खर्चा कर रहे थे, यहाँ 10,000 खर्चा करे, ये 5,000 का है और ये 30,000 का है, तो 30,000 आपका बजट के बाहर है, 15,000 आपके बजट के अंदर है, 10,000 अंडर बजट है, 5,000 भी अंडर बजट है, 10,000 5,000 में क्या है ना, आप अनसेटिस्फाइड रह जाओगे, मैंने जाके भी आपको ऐसा फील होगा कि बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, मैंने ऐसा होटल चूज किए, पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह का हो गया, रात को मच्छर काट रहा है कुछ ऐसा, मतलब घूमना कम और परेशानी ज्यादा। तो बजट के हिसाब से जब IC मैच कर जाए, ठीक है, बजट के हिसाब से जब कॉम्बिनेशन मैच कर जाए, जिस पॉइंट में ये कॉम्बिनेशन मैच करता है, इस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, समझ गए सर। सर इतना सारा लिखा क्या है आप बोलोगे शायद, सर ये ना किस तरह से ये ड्रॉ किया है, वो ड्राइंग चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, एक बार पढ़ के देखोगे समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको स्टोरी करके बताया उसी को ना बोला हुआ है यहाँ पर, और कुछ नहीं, ठीक है। कोई डाउट सर, बोलो। घर पे प्रैक्टिस करना, मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल देता हूँ, बात करते करते घुमा लेता हूँ,
बट घर पे प्रैक्टिस करना सर, ऐसा नहीं कि सर ने गप्पा सुनाया हमने याद है हमको, नहीं सर याद नहीं रहेगा। मेरे को ना एक होमवर्क चाहिए सर, आप लोगों को ना ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नोट्स कलेक्ट कर लेना जहां से भी, इंस्टीट्यूट का मैट, मेरे मैट जहां से मिले एक्सप्लेन करना इसको। अच्छा, बजट लाइन ड्रॉ करना, एक्सप्लेन करना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का स्टैटिस्टिक्स के साथ मेरे को बताना, और एक एक आईसी कार्ड मेरे को कैरेक्टरिस्टिक के साथ ड्राइंग करके मेरे को भेजना। मैं देखूंगा कि आप लोग ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, विथ अंडरस्टैंडिंग। मेरे को पूरा इंडिफरेंस कार्व का विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेरे को नोट्स चाहिए। आप करके मेरे को पीडीएफ बना के भेजो या इमेज भेजो, मैं देखूंगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले मैं डिमांड के ऊपर एक टेस्ट लिया था, अब मैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, और ये सप्लाई होगा नेक्स्ट दिन, ठीक है, सप्लाई खत्म हो जाएगा ना तो पूरा डिमांड सप्लाई पे पूरा एकदम 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो सर, मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट के मैट में मिल जाएगा, जहां से मिले कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करो। इसको एक एक 100 क्वेश्चन है हर चैप्टर के पीछे, विथ एनालिसिस ऑफ आंसर्स, तो प्लीज कंप्लीट करो सर। सर ये पीडीएफ सेंड कर देते ना सर। हाँ सर कर देंगे पीडीएफ सेंड करने का सर, थोड़ा सा लिख के रखो तो मुझे कि सर पीडीएफ सेंड कर दो इकोनॉमिक्स का, कर देंगे। ओके सर, मैं कर देता हूँ। ओके ठीक है सर, आज इतना ही है फिर, गुड नाइट, रखते हैं फिर। कल जिन लोगों का कल जिन लोगों का टेस्ट है, कल क्या टेस्ट है रे तुषार सोमनाथ, सबको बोला मैं कल ऑफलाइन टेस्ट है, क्या टेस्ट है? अकाउंट्स, और कुछ लोगों का इकोनॉमिक्स भी है क्या? इकोनॉमिक्स हमारा। ओके, भूमिशा का इकोनॉमिक्स है, क्रिश का भी इकोनॉमिक्स है। हाँ मेरा इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, कल आ जाना फिर 3:30 को, हाँ 3:30। सर मेरा क्या है सर? तुम आ जाओ कल, मैं कल तुम्हारा कुछ एक टेस्ट लेता हूँ, फिर धीरे धीरे तुमको भी आदत हो जाएगा। यस लास्ट सर। दिन भी बोला था, कल आ जाओ 3:30 बजे। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, टाटा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। साहिल गांव में अभी भी? यस सर। अभी क्या स्कूल ही कर रहा है? सर लैपटॉप आज खरीदा गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कौन सा लैपटॉप ले लिया? थिंक पैड है लेनोवो का। लेनोवो का, अच्छा है। कितना जीबी का रैम है? जीबी तो 16 जीबी है और 16 जीबी 256 रैम, 16 जीबी रैम लिया, बहुत अच्छा लैपटॉप है सर। i5 है। हाँ वो क्या है सर? i5 है i5। i5 है, हाँ i5 कोई दिक्कत नहीं है, 16 जीबी रैम है, माने वो दौड़ेगा, दौड़ने वाला लैपटॉप होगा। 16 जीबी रैम है, 256 SSD है। यस सर। कितना पड़ गया? ऑनलाइन तो 70,000 का